ये बिल्कुल नई सीरीज है। ये एनिमे अभी कुछ ही दिन पहले आया था, लेकिन मैंने इसे इग्नोर किया क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि इसकी स्टोरी ज्यादा अच्छी होगी। पर अभी मैंने जब इसके कुछ एपिसोड देखे तो मुझे पता चला कि ये तो मेरी एक गलती थी। इसकी स्टोरी बहुत ज्यादा अच्छी है और आप इस वीडियो को एंड तक देखो। इसलिए इसका मैं एक छोटा सा रिकैप आपको बताता हूँ। ये एक डीमन लॉर्ड की कहानी है जो कि एक इमोर्टल था, जो लेकिन एक लेजेंडरी स्वॉर्ड की वजह से उसे मार दिया गया। हालांकि वो जानता था कि वो फिर से जिंदा हो जाएगा, लेकिन इसी चीज में उसे बहुत साल लगने वाले थे। और जब वो फिर रीइंकार्नेट हुआ तब उसे पता चला कि उसकी पावर्स कम हो चुकी हैं। यहाँ तक कि जिन लोगों पर वो भरोसा करता था उनमें से एक ने तो उसे धोखा तक दिया। ये कहानी सच में आपको पसंद आएगी, इसलिए इस वीडियो को करीबन 10-15 मिनट जरूर देखना। तो अभी कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि एनलिथ और अर्थ दोनों अलग अलग दुनिया है। वैसे बाद में ये जाकर कंबाइन होने वाली है। यहाँ एक दुनिया पर वेल्टॉल का राज है, क्योंकि वो डीमन लॉर्ड है और उसके अंडर बहुत सारे डीमंस आते हैं। वैसे इन वर्ल्ड्स को हम दो अलग अलग स्पीशीज में बांट देते हैं। जैसा एक है इमोर्टल्स, जो कि इमोर्टल जैसे पावर्स की हैं और वो अमर हैं। हालांकि वो मर सकते हैं, लेकिन मरने के बाद वो कुछ सालों बाद रीइंकार्नेट हो जाएंगे। वैसे एक चीज और क्लियर कर दूं, अगर उन्हें कोई मारे ना तो वो नॉर्मल अमर ही हैं, वो मरेंगे नहीं। तो इन्हीं में से एक हमारा मेन कैरेक्टर वेल्टॉल, जिसके दुश्मन थे मोर्टल्स। और सीधी बात, मोर्टल्स और इमोर्टल्स के बीच लड़ाई चलते आ रही थी, जिस दौरान एक लेजेंडरी स्वॉर्ड वाले पर्सन ने वेल्टॉल के साथ लड़ाई करने का फैसला किया। इसका नाम ग्राम है और यहाँ इसकी लेजेंडरी स्वॉर्ड की वजह से वेल्टॉल की जान चली जाती है। हालांकि वेल्टॉल इससे इम्प्रेस था। आखिरी पलों में उसने ग्राम की तारीफ की थी, साथ ही वो मर रहा था, इसलिए उसने प्रॉमिस भी किया कि वो लौट कर जरूर आएगा। और उसके बाद सीन सीधा 500 साल बाद शिफ्ट होता है, जब वेल्टॉल जागने वाला था। अब तक दुनिया बहुत ज्यादा बदल चुकी थी और जैसा कि मैंने पहले बताया कि दो वर्ल्ड्स आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। एक वर्ल्ड के पास थी मैजिकल पावर्स और दूसरे के पास थी टेक्नोलॉजी, जो कि अब कंबाइन होकर सभी ने शेयर कर ली थी। इसी चीज की स्टोरी हम बाद में जानेंगे, लेकिन अभी दुनिया अभी के हिसाब से देखा जाए तो 2099 में जी रही है। वैसे अब असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। तो वेल्टॉल 500 साल बाद नींद से उठता है और सबसे पहले वो मिलता है मकीना से। ये उसकी एक लॉयल सर्वेंट है। मकीना यहाँ वेल्टॉल को बताती है कि वो 500 साल बाद जाग रहा है और इन 500 साल तक उसने उसके जागने का इंतजार किया। अभी मकीना के कपड़े बहुत अलग थे, मतलब नॉर्मली 500 साल पहले जैसे कपड़े पहनते थे उनसे बहुत ज्यादा अलग, और साथ ही ये जगह भी उतनी अच्छी नहीं थी। इसी वजह से वो वेल्टॉल से माफी मांगती है, लेकिन वेल्टॉल कहता है कि कोई बात नहीं, उसे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस इस चीज से खुश है कि मकीना ने रीइंकार्नेशन रिचुअल को परफॉर्म किया और उसे फिर से उसकी लाइफ में लौटा दिया। असल में रीइंकार्नेशन के लिए भी पहले एक रिचुअल परफॉर्म करना पड़ता है और वेल्टॉल के लिए ये रिचुअल सिर्फ मकीना परफॉर्म कर सकती। वैसे वेल्टॉल को भी अभी नहीं पता था कि वो कहाँ पर है, इसलिए वो मकीना से इसके बारे में पूछता है। वेल्टॉल को लग रहा था कि शायद वो एनलिथ वर्ल्ड की इसी जगह पर है, लेकिन मकीना उसे नई दुनिया के बारे में बताती है। वो कहती है कि सब कुछ बहुत ज्यादा बदल चुका है। अभी से करीबन 80 साल पहले एनलिथ और अर्थ दोनों एक दूसरे से टकराए थे। ये वैसा वाला टकराव नहीं था जैसा कि हमने डायनासोर के टाइम पर सुना था। ये अलग तरीके का था। दोनों के ही टकराने से लगभग दोनों वर्ल्ड की 90% पॉपुलेशन खत्म हो चुकी थी। हालांकि इन लोगों के बीच आपस में वॉर भी हुई, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि ये वॉर खत्म की जाएगी, जिसके बाद दोनों ही वर्ल्ड के बीच के बचे हुए लोग पीसफुली रहने लगे। एनलिथ के पास मैजिकल पावर्स हैं और अर्थ के पास टेक्नोलॉजी, इसलिए इन 80 सालों में इस अर्थ ने भी बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी जनरेट कर ली है। वैसे इसके बाद अब मकीना वेल्टॉल को वहाँ वो नए वर्ल्ड दिखाने के लिए उस जगह से बाहर ले आती है। वेल्टॉल इस नई दुनिया को देखकर बहुत ज्यादा हैरान था और उसे ये देखकर अच्छा लग रहा था कि अब वर्ल्ड पूरी तरह से बदल चुकी है। तभी वो नोटिस करते हैं कि वहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ है और उसी समय एक आदमी आकर यहाँ मकीना से टकरा जाता है। हालांकि वो आदमी यहाँ लड़ता झगड़ता नहीं है, वो सीधा चला गया था। पर वेल्टॉल ये चीज देखकर हैरान था, क्योंकि मकीना उसके 6 पीयर्स में से एक है। पीयर्स का मतलब मुझे नहीं पता, पर उसके जो 6 स्पेशल लोग हैं उनमें से मकीना एक है। और ये बहुत बड़ी बात है कि डीमन लॉर्ड के आदमी से कोई इस तरह से टकरा जाए और माफी भी ना मांगे। वेल्टॉल फैसला करता है कि वो इस नई दुनिया में फिर से पहले जैसा डर का माहौल क्रिएट करेगा, मतलब वो इस दुनिया का राजा बनेगा, बिल्कुल सेम पहले की तरह। अभी मकीना उसे ऐसा करने से मना कर रही थी, लेकिन वेल्टॉल कहाँ सुनने वाला था। वो तो इतनी तेज अपना हाथ ऊपर कर अपनी मैजिक पावर को रिलीज कर देता है, जिस वजह से वहाँ आसमान में एक धमाका होता है। लेकिन
लेकिन कोई भी आदमी इस चीज से नहीं डरता। वो जितने भी लोग थे वो इग्नोर करते हैं, वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से वेल्टोल एक बेवकूफ है, क्योंकि इस तरह के मैजिक को डायरेक्ट रोड पर यूज करना साफ मना कर दिया गया है। और वेल्टोल ने जैसा ही अपने मैजिक का इस्तेमाल किया तो अचानक ही वहाँ एक सायरन बजने लगा। इसका मतलब कुछ ही देर में वहीं की पुलिस आकर वेल्टोल को पकड़ लेगी। अब यहाँ मकीना वेल्टोल को सारी बात बताती है कि मैजिक यूज करना मना है, और अगर कोई इसी तरह के पावरफुल मैजिक का इस्तेमाल करता है तो उसे पुलिस ले जाती है, और वो इस तरह की प्रॉब्लम में नहीं फंसना चाहते, इसलिए उन्हें यहाँ से निकलना चाहिए। हालांकि वेल्टोल कहता है कि वो डरपोक की तरह कभी भागता नहीं, लेकिन मकीना बार बार कह रही थी, इसलिए वेल्टोल मान जाता है। अभी मकीना उसे खींचते हुए ले जा रही थी। जब वो सभी लोगों के पास से निकल रहा था उसी दौरान उसे महसूस होता है कि उनमें से एक शायद ग्राम था। ग्राम मतलब वही लेजेंडरी वॉरियर जिसने अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड की मदद से वेल्टोल को 500 साल पहले खत्म किया था। हालांकि वेल्टोल यहाँ पर उसे देख पाता या उससे कुछ बोल पाता या फिर ये पता कर पाता कि सच में वो ग्राम है, इससे पहले मकीना उसे खींचकर वहाँ से ले जाती है। अब इसके बाद वो एक शांत सी जगह पर आकर बैठ गए थे। यहाँ पर भी मकीना वेल्टोल को बात बता रही थी कि जब 80 साल पहले दोनों वर्ल्ड कंबाइन हुए तब एक इंडस्ट्री रूल बनाया गया था। असल में हमें भी चीज पता है कि वॉर खत्म हो चुकी थी वेल्टोल की दर्द की बात से, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट बना था इमोर्टल्स और मोर्टल के बीच में लड़ाई नहीं होगी। लेकिन 80 साल पहले दोनों दुनिया आपस में टकराई और जब उथल पुथल हो गई कुछ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज क्रिएट हुई, जिन इंडस्ट्रीज के लोगों को ये पसंद नहीं था कि इमोर्टल्स उनके साथ रहे, क्योंकि वो अमर है और इंडस्ट्री नहीं चाहती कि वहाँ अमर लोग रहें। इसलिए उन्होंने कुछ वेपन्स क्रिएट किए, जिनमें से एक इतना खतरनाक वेपन था जिससे इमोर्टल्स को भी मारा जा सकता था, और इस तरह से मारा जा सकता था कि वो फिर से रिइंकार्नेट भी नहीं हो पाए। और फिर इमोर्टल हंट का ऑर्डर दिया गया, जिसकी वजह से इस दुनिया के सब इमोर्टल्स लगभग मारे जा चुके हैं, और अगर कोई जिंदा भी है तो वो बहुत ज्यादा छुप कर रह रहे होंगे। हालांकि अभी वेल्टोल अपनी बाकी वाइफ डार्क पीयर के बारे में पूछता है, जिसमें से 6th डार्क पीयर खुद मकीना है। मकीना यहाँ पर 2 और नाम लेते हुए बताती है कि उन दोनों के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। तीसरा वाला जो था उसने मकीना को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी, उसका नाम रेनॉल्ड था। वैसे रेनॉल्ड का मानना था कि वो ऐसा खुद वेल्टोल के लिए कर रहा है क्योंकि मकीना उस रिचुअल को परफॉर्म कर सकती थी जो कि वेल्टोल को जिंदा करेगा, इसलिए तब उसने मकीना को जान बचाने का मौका दिया और खुद की जान गंवा दी। अभी वेल्टोल इस लॉयल्टी से बहुत ज्यादा इम्प्रेस था। वैसे उनमें से एक और का भी अभी ज्यादा पता नहीं है। और 5th जो है वो है मार्कस। वेल्टोल उसके बारे में भी पूछता है, लेकिन जैसे ही वेल्टोल उसके बारे में पूछता है तो मकीना कहने लगती है कि अब बातें बहुत हो गई, हम बाद में बात करेंगे। मुझे लगता है कि आपको अभी प्यास लग रही होगी क्योंकि आपने 500 साल से कुछ भी नहीं पिया। हालांकि वेल्टोल कहता है कि नहीं, उसे कुछ भी नहीं पीना, लेकिन मकीना कहने लगती है कि नहीं, आपको पीना होगा, मैं आपके लिए लेके आती हूँ, आपको वो चीज पसंद आएगी। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वो मार्कस के बारे में बात नहीं करना चाहती और इसी चीज का रीजन भी अभी हमें कुछ देर में पता चल जाएगा। और अब मकीना तो वहाँ से चली गई थी, वेल्टोल के पास कुछ करने को नहीं था, इसलिए वो वहीं बैठकर आसपास देखने लगता है। उसे आसपास बड़े बड़े बिलबोर्ड्स दिख रहे थे जिन पर वीडियो चल रही थी। उसे वीडियोस के बारे में नहीं पता, उसे सिर्फ इतना पता है कि फोटोज होती है, मतलब कि जिसे हम आईने में देखते हैं सेम वैसा ही, लेकिन यहाँ पर ये चलने वाली फोटो है। अभी वो इन्हें देख रहा था कि तभी उसकी नजर पड़ती है एक लड़की पर जो कि अभी इसी रोड से गुजर रही थी, लेकिन उसके पास अजीब सी एनर्जी फ्लर्ट हो रही थी जो कि उन बिलबोर्ड की तरफ जा रही थी। वेल्टोल को पहले ये चीज समझ में नहीं आती, लेकिन अचानक ही उन बिलबोर्ड्स पर लेजेंडरी वीडियो चलने लगती है जिन्हें हमें ब्लर करना पड़ेगा। ये लेजेंडरी वीडियो हमारे नहीं थे, वरना हम बिल्कुल भी ब्लर नहीं करते, मगर आप समझ सकते हो कि ये कहाँ की वीडियो है। हालांकि वेल्टोल को इस चीज से बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा था कि इस तरह के वीडियोस यहाँ स्क्रीन पर चल रहे हैं। वेल्टोल को तो ये चीज अजीब लगा कि पहले यहाँ कुछ और था और अब कुछ और आ गया। वो तुरंत उस लड़की के पास जाता है और उससे पूछता है। हालांकि वो बिलबोर्ड कुछ ही सेकंड में चेंज हो चुके थे। वो लड़की ये देखकर हैरान थी कि वेल्टोल ने उसे पकड़ लिया क्योंकि वो किस तरह की पावर का इस्तेमाल करती है। इस बारे में वहाँ के नॉर्मल लोग पता नहीं लगा सकते। हालांकि वो वेल्टोल से कहती है कि उसने बस थोड़ी सी हैकिंग का इस्तेमाल किया, लेकिन वेल्टोल उन बिलबोर्ड्स के बारे में डिटेल में जानना चाहता था, इसलिए वो कहने लगता है कि तुम इस चीज में मास्टर लगती हो, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि ये चीज क्या है और तुमने ये कैसे किया। जिस पर वो लड़की अब उसे बताना शुरू करती है। वो कहती है कि ये बिलबोर्ड्स हैं जो कि एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज होते हैं और उसने कुछ नॉर्मल हैकिंग की मदद से इन्हें चेंज किया था कुछ लेजेंडरी साइट्स की वीडियोस पर। ये सुनकर वेल्टोल इम्प्रेस था। वैसे इसके बाद वेल्टोल उस लड़की से पूछने लगता है कि क्या तुम किसी मार्कस नाम के आदमी को जानती हो, वो मेरा फेमिलियर है। ये सुनकर वो लड़की थोड़ा सोचती है और वही सिटी के बहुत बड़ी बिल्डिंग की तरफ पॉइंट करते हुए कहती है कि उस कंपनी के सीईओ का नाम मार्कस है, शायद वही तुम्हारा दोस्त होगा। वेल्टोल उसे थैंक्स कहता है और तुरंत ही उस बिल्डिंग की तरफ निकल पड़ता है। यहाँ पर टाइम वेस्ट ना करते हुए वो कुछ ही सेकंड्स में बिल्डिंग के पास पहुंच चुका था। बिल्डिंग के अंदर आते ही वो वहाँ एक टायर जैसी चीज को देखता है और उसे इग्नोर करके
लिए आगे बढ़ता है, जिसके बाद वो रिसेप्शनिस्ट से आकर मिलता है और कहता है कि उसे मार्कस से मिलना है। वो थोड़ी सी हैरान थी और तभी वहाँ पर मार्कस की पर्सनल सेक्रेटरी आ जाती है। वो कहती है कि वो उसे मार्कस से मिला सकती है और इसके बाद एलिवेटर के थ्रू उसे टॉप फ्लोर पर ले जाने लगती है। यहाँ सेक्रेटरी के कपड़े पर भी वही सेम टॉय का एक पिन लगी हुई थी। वेल्टॉल उसके बारे में पूछता है तो वो बताती है कि उनका मास्कोट है, मतलब किसी को प्रोडक्ट बनाएंगे बाद में और बिल्डिंग के लिए यूज करेंगे। वैसे सारी बातें वेल्टॉल के सर के ऊपर से जा रही थी, इसलिए वो इन्हें इग्नोर करना ही पसंद करता है। वैसे इसके बाद अब वो उस फ्लोर पर पहुंचते हैं जहाँ पर मार्कस का ऑफिस है। वो अंदर आती वेल्टॉल मार्कस को सामने कुर्सी पर बैठा हुआ देखता है। वेल्टॉल की प्रेजेंस के बाद भी अभी मार्कस ना ही वहाँ से खड़ा हुआ था और न ही वेल्टॉल के पास आया था, जो चीज वेल्टॉल को डिसरिस्पेक्टफुल लगती है। वो उससे कहता है कि तुम लोग बहुत बदल गए हो, तुम अपने किंग के सामने बैठे हो। ये सुनकर मार्कस उससे कहने लगता है कि मेरे दोस्त दुनिया बहुत ही ज्यादा बदल चुकी है, अब तुम्हें मुझे किंग समझ लेना चाहिए। हालांकि वेल्टॉल को ये चीज और ज्यादा बुरी लगती है, इसलिए अब वो हमला करने वाला था। लेकिन जैसे ही वो अपनी पावर को गैदर करना शुरू करता है, इतने में मार्कस की पर्सनल सेक्रेटरी यहाँ वेल्टॉल पर हमला कर देती है, जिस अटैक को वेल्टॉल को डोज करना पड़ता है। हालांकि डोज करने के बाद भी इस चीज से वेल्टॉल को थोड़ी सी चोट आई थी। वैसे अभी वेल्टॉल उस चोट की वजह से हैरान नहीं था। वेल्टॉल इस चीज से हैरान था कि सेक्रेटरी एक नॉर्मल ह्यूमन है, लेकिन फिर भी ये इस तरह के मैजिक का इस्तेमाल कर रही है। हालांकि तभी मार्कस कहने लगता है कि तुम कितने कमजोर हो चुके हो, पहले इस तरह के मैजिक से तुम्हें बिल्कुल भी खरोच भी नहीं आती थी, लेकिन अब तुम्हें इस तरह के मैजिक को डोज करना पड़ रहा है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इतनी कम पावर से भी इस वर्ल्ड को रूल कर पाओगी? और इतना कहते हुए वो बोल पड़ता है कि मैं कमजोर राजा के लिए कभी काम नहीं करना चाहूंगा। ये सुनकर वेल्टॉल को बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। वो फिर से अपनी पावर एक्टिवेट करता है। वैसे अपनी पर्सनल सेक्रेटरी को मार्कस ने ऑलरेडी रुकने को कह दिया था। यहाँ पर जैसे ही वेल्टॉल हमला करने के लिए अपनी पावर गैदर कर रहा था, तभी इतने में मार्कस एक अलग प्रोटेक्टिव स्पेल को रिलीज करता है, जिससे वेल्टॉल का वो अटैक स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो जाता है। वेल्टॉल इस चीज के लिए बहुत हैरान था, क्योंकि मार्कस कभी भी इस तरह के स्पेल का इस्तेमाल नहीं कर पाता था। अभी मार्कस वेल्टॉल को इस चीज का रीजन बताता है। वो तुरंत ही बाल को हटाते हुए अपनी गर्दन के पीछे लगी एक चिप को दिखाता है। हालांकि वेल्टॉल को नहीं पता कि ये चीज क्या है, इसलिए अब मार्कस एक इंट्रोडक्शन वीडियो निकालता है, जिस चीज में हमें उस चिप के बारे में पता चलता है। इस चिप को फिमिला कहा जाता है। मैजिक यूज करने के लिए 5 चीजों का होना जरूरी है, या यूं कह लो कि मैजिक यूज करने के लिए 5 चीजों का होना जरूरी है। ये चीज उनमें से 3 चीजों को हटा देती है। इसका मतलब अब मैजिक कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। कोई भी से मतलब कोई भी, आपका पड़ोसी भी। जो चीज देखा जाए तो बिल्कुल भी मस्त है, लेकिन फ्यूचर में अगर ये कभी भी आती भी है तो ये बहुत महंगी होगी। हालांकि उनकी दुनिया में ये चीज आ चुकी है, लेकिन वेल्टॉल उसे यूज नहीं कर सकता, क्योंकि मार्कस ये चीज ऑलरेडी जानता था कि 5 साल बाद वेल्टॉल को तो लौट कर आना ही है। इसलिए उसने इस चीज को बहुत ही अलग तरीके से डिजाइन किया है। उसने इस फमीला के अंदर उस तरह की AI टेक्नोलॉजी डाली है कि जिससे कोई भी सुपर पावर इंसान इसे यूज ना कर पाए। वेल्टॉल सच में सुपर पावरफुल है, भले ही उसकी पावर बहुत ज्यादा कम हो चुकी हो, लेकिन एक वक्त पर वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। इस तरह का पर्सन कभी फमीला का यूज नहीं कर पाएगा, और अगर कोई यूज भी नहीं कर सकता तो वो इसे इम्प्लांट करवा कर करेगा भी क्या। वैसे वेल्टॉल उससे पूछने लगता है कि आखिर उसने सब क्यों किया, जिस पर मार्कस कहने लगता है कि क्योंकि वो वेल्टॉल को शुरुआत से ही पसंद नहीं करता था। वो बताता कि वो वेल्टॉल को हेट करता है, लेकिन उसके पास इतनी पावर ही नहीं थी कि वो वेल्टॉल को हरा पाए, या फिर खुद वेल्टॉल की जगह एक डीमन लॉर्ड या फिर किंग बन पाए। इसलिए जब उसे ये मौका मिला तो उसने इस मौके को जाने नहीं दिया, और अब ये दुनिया बहुत ज्यादा बदल चुकी है। वैसे मार्कस की बात खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो वेल्टॉल से कहता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, और वो वेल्टॉल को इज्जत से जाने नहीं देना चाहता था। इसलिए वो तुरंत ही छोटे छोटे फॉर्मेशन क्रिएट करते हुए वहाँ से स्वॉर्ड निकाल कर वेल्टॉल की तरफ फेंकता है। ये स्पिरिचुअल स्वॉर्ड्स थी, इसलिए ये वेल्टॉल को जान से नहीं मारेंगी, लेकिन डैमेज तो पहुंचा ही देंगी। वो स्वॉर्ड्स वेल्टॉल से टकराती हैं, जिसकी वजह से वेल्टॉल पीछे लगी खिड़की से टकराता है, और कांच टूटने की वजह से वेल्टॉल वहाँ से नीचे गिर जाता है। वेल्टॉल को इस चीज से बहुत चोट आई थी। वहाँ अभी ऊपर मार्कस कह रहा था कि अब मैं इस दुनिया का डीमन लॉर्ड हूँ। तभी उसकी सेक्रेटरी कहने लगती है कि ये मास्कोट तैयार है, इसलिए हमें एडवर्टाइजिंग की आइडियाज को डिस्कस कर लेना चाहिए। जो सुनकर मार्कस कहता है कि हम अगली मीटिंग पर डिस्कस करेंगे, अभी मुझे खुश होने दो। वैसे अब सीन यहाँ पर वेल्टॉल पर आता है। वो सिटी में आ चुका था, उसे बहुत ज्यादा चोट लगी थी, लेकिन उसके पास अभी भी इतनी पावर्स तो हैं कि वो वहाँ से यहाँ तक आ सके। यहाँ पर आने के बाद वो नोटिस करता है कि उसकी जो मैजिकल पावर है वो रिकवर करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा रही है। उसी दौरान उसकी मुलाकात कुछ ह्यूमन से होती है, जो कि बहुत भड़कीले ह्यूमंस थे, और फाइट में यहाँ भी वेल्टॉल हार जाता है, और वेल्टॉल को ज्यादा चोट आ जाती है। अभी वो कचरे के ढेर में पड़ा हुआ था। वो कह रहा था कि एक वक्त पर वो डीमन लॉर्ड था, और उसके पास न जाने कितनी पावर थी।
लेकिन अब सच में सब कुछ बदल चुका है। उसी दौरान वहाँ पर मकीना आ जाती है, वो वेल्टोल को वहाँ से ले जाती है। अभी वो ट्रेन में थे जहाँ मकीना वेल्टोल से माफी मांग रही थी इसी चीज के लिए कि उसने वेल्टोल को नहीं बताया कि मार्कस ने उन्हें धोखा दिया है, क्योंकि अगर वो पहले ये सारी बात बता देती तो वेल्टोल उस बिल्डिंग में कभी नहीं जाता और शायद ये सब होता ही नहीं। लेकिन वेल्टोल उससे कहता है कि नहीं, गलती तुम्हारी नहीं है, अगर तुम मुझे बता देती तो भी मुझे वहाँ जाना ही पड़ता, क्योंकि मैं इस चीज पर विश्वास नहीं कर सकता था कि मार्कस मुझे धोखा देगा। वैसे अब अगले सीन में ये लोग उस अपार्टमेंट के बाहर पहुंच चुके थे जहाँ पर मकीना इतने टाइम से रहते आ रही है। यहाँ आकर मकीना बताती है कि बस इस बिल्डिंग में रहती है, जो सुनकर वेल्टोल खुश होता है क्योंकि ये बिल्डिंग बड़ी थी। लेकिन वेल्टोल को लग रहा था कि मकीना इस पूरी बिल्डिंग को ऑन करती है, लेकिन मकीना बाद में उसे उस अपार्टमेंट के रूम में ले आती है जो कि उसने किराए पर ले रखा है। उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो पूरी बिल्डिंग खरीद सके। वेल्टोल बहुत छोटा था, लेकिन वो अपनी जॉब के पैसों से सिर्फ इतना ही कर सकती थी। हालांकि वेल्टोल इस चीज से बहुत ज्यादा खुश था कि उसे इतनी अच्छी सर्वेंट मिली, जबकि अब वो मकीना को सर्वेंट नहीं एक दोस्त समझता है। वो उसे हक करते हुए कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे इसके बाद हमें मकीना का पास्ट दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि 500 साल से और ज्यादा कई साल पहले जब मकीना वेल्टोल से नहीं मिली थी तब वो मोटर्स के बीच रहा करती थी। उस टाइम पर मोटर्स और इमोटल्स के बीच लड़ाई चल रही थी। जब मोटर्स को मकीना की असलियत के बारे में पता चला तो उन्होंने मकीना को कोसना शुरू कर दिया। वो एक गाँव था और वहाँ पर बहुत गरीबी थी और हर चीज का रीजन वो मकीना को मानने लगे थे। वो कहते हैं कि ये एक इमोटल है और ये एक शापित लड़की है, इसलिए सारी गलती इसी की है। वो उसे जान से मारने के लिए एक पहाड़ी के पास लाए थे जो कि नीचे से वेल्केनो का था। तो वहाँ से मकीना को धक्का देते हैं क्योंकि उसे वो मारना चाहते थे, पर वेल्टोल वहाँ जाकर उसे बचा लेता है। वेल्टोल को खबर मिली थी कि यहाँ लोग एक इमोटल को जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। वेल्टोल खुद भी एक इमोटल है, इसलिए वो ऐसा नहीं होने दे सकता था। जब आकर वो मकीना से मिलता है तो उसे लगता है कि मकीना को एक नए घर की जरूरत है, इसलिए वो मकीना की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है कि क्या वो उसकी सर्वेंट बनेगी। जिसके बाद से इस चीज को मकीना ने एक्सेप्ट कर लिया था और तभी से वो वेल्टोल की एक लॉयल सर्वेंट है। और वो कितनी ज्यादा लॉयल है इस चीज के बारे में हमें बात करने की जरूरत नहीं है। वैसे अब करंट टाइम में हम देखते हैं कि अगले ही दिन सुबह मकीना जल्दी उठ जाती है क्योंकि उसे खाना तैयार करना था। वो उठकर पहले तो खाने की तैयारी करती है और इसके बाद अपने मिनिएचर वर्जन को बाहर बुलाती है। ये फिमिला की मदद से होता है। इसी चीज के बारे में हम बाद में थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे, लेकिन ये बहुत ज्यादा मस्त चीज थी। यहाँ जो मकीना का फेमिलियर वर्जन है उसका नाम एलेक है और वो भी सेम उसी की तरह दिखती है। ये मिनिएचर वर्जन बॉडी के साथ पूरी तरह से एक कनेक्ट होते हैं और ये भी फेमिला यानी कि वही चिप वाला डिवाइस लगवाने के बाद मिलती है। अभी मकीना उसे बता रही थी। इस दौरान मकीना उससे पूछती है कि वो कैसी है, जो चीज एलेक थोड़ा सा गलत समझ लेती है और मकीना का पूरी बॉडी चेकअप कर उसे बताती है कि उसका ब्लड फ्लो वगैरह सब बिल्कुल सही है। वैसे मकीना कहती है कि मेरा ये मतलब नहीं था। हालांकि इसके बाद अब वो खाना बनाने लगी थी। खाना जैसे ही बन जाता है तो वो यहाँ वेल्टोल के पास आ जाती है और उसे नींद से जगाती है। वेल्टोल उठकर जब उसे खाने को देखता है तो वो हैरान था क्योंकि आज से पहले उसने इस तरह के खाने की चीज नहीं देखी थी। हालांकि स्मेल से ही वो पता लग रहा था कि ये खाना कितना टेस्टी है। वेल्टोल के अंदर बहुत ज्यादा तमीज है, इसलिए वो खाना खाकर यह मकीना की तरफ तारीफ करता है और बताता है कि ये खाना सच में बहुत अच्छा है, जो सुनकर मकीना को भी बहुत खुशी होती है। वैसे अब खाना खत्म करने के बाद वेल्टोल मकीना से पूछता है कि क्या वो इस बीच किसी इमोटल से मिली है, जिस पर मकीना कहती है कि हाँ, वो कुछ इमोटल से मिली थी, जिसमें से 2 तो वो भी थे जो कि वेल्टोल के डार्क पीयर्स थे, लेकिन वो कहीं पर छुपे हुए हैं और अब मकीना को ये चीज नहीं पता कि वो कहाँ पर है। वैसे वेल्टोल मकीना से पूछता है कि क्या वो इमोटल हंट अभी चल रही है, जिस चीज पर मकीना कहती है कि नहीं, वो कई डेकेड्स पहले ही बंद हो चुकी है। इसका भी एक रीजन था। शुरुआत में इमोटल हंट्स को खुद मार्कस ने शुरू करवाया था क्योंकि तब उसे लगता था कि शायद वो पावर में आ गया है तो कई सारे इमोटल उसके खिलाफ चले जाएंगे, इसलिए तब उसने इमोटल्स को बिजी रखने के लिए उनके पीछे लोग लगा दिए जो कि उन्हें जान से मार रहे थे। इसी बीच उसने फायदा उठाकर खुद को स्ट्रॉन्ग बनाया और जब वो पूरी तरह से पावर में आ गया तो उसने इमोटल हंट प्रोग्राम को रुकवा दिया, जिस वजह से जो कुछ इमोटल्स बच गए वो आज छिपकर जी रहे हैं। वैसे छिपकर ना भी जिए तो वो नॉर्मली कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि सारी पावर मार्कस के हाथों में है। वैसे अब मकीना एक दिन का इंसिडेंट बताती है। वो कहती है कि जब वो अपने अपार्टमेंट में कुछ भूल गई थी और जब वो उस चीज को लेने गई तब उसने देखा कि वहाँ पर सामान इधर उधर पड़ा हुआ था। इसका मतलब वहाँ पर लड़ाई हुई थी। वहाँ था तो कोई नहीं, बस उसे वहाँ एक कागज मिला था। वो उस कागज को वेल्टोल को दिखाती है और कहती है कि इस पर बस इमोर्टल फर्नेस लिखा हुआ है। अब वेल्टोल को भी ये चीज समझ में आई कि नहीं, ये चीज हमें नहीं समझाई जाती। हम देखते हैं कि वो वेल्टोल उस कागज को छोड़कर सामने रखी चाय पर ग्लास उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन जैसे ही वो उसे पकड़ता है तो वो ग्लास उसके हाथ से छूट जाता है। ऐसा उसकी कमजोरी की वजह से हो रहा है। ये चीज हम ऑलरेडी जानते हैं कि उसकी पावर कम हो चुकी है,
लेकिन रेइनकार्नेशन के बाद से सिर्फ उसकी नॉर्मल पावर ही कम नहीं हुई बल्कि उसकी पूरी बॉडी कमजोर हो चुकी है और साथ ही पिछले दिन जो उसे इंजरीज आई थी वो भी अभी तक हील नहीं हुई है। वैसे मकीना का मानना है कि वो वेल्टॉल की पावर अब नहीं लौट सकती। वो कह रही थी कि वेल्टॉल को पावर लोगों के फेथ की वजह से मिलती है क्योंकि वो लोग उसे जानते थे। अब ये चीज मुझे पूरी तरह से तो नहीं समझाई जाती पर शायद वेल्टॉल बुरा आदमी नहीं था, इसी वजह से लोग उस पर भरोसा करते थे और वही वेल्टॉल की असली पावर थी। लेकिन अब वो लोग मारे जा चुके हैं। यहाँ पर मैं इमोर्टल्स की बात कर रहा हूँ और उसके मर जाने की वजह से वेल्टॉल की पावर कम हो चुकी है। हालांकि वेल्टॉल कहता है कि अगर ऐसा है तो मुझे बस बाहर निकलकर लोगों को खुद के बारे में बताने की जरूरत है। वैसे भले ही उसे चोट लगी थी लेकिन फिर भी वो बाहर जाना चाहता था। वो कहता है कि मैं घर पर नहीं रह सकता, यहाँ तो मैं बोर हो जाऊंगा। इसलिए बात मानते हुए मकीना कहने लगती है कि ठीक है फिर हम दोनों शॉपिंग पर चलते हैं। और अगले सीन में अब वो शॉपिंग पर आ जाते हैं। यहाँ मकीना ने अपने कपड़े बदल लिए थे क्योंकि वो बाहर दूसरे कपड़े पहन कर आती है, लेकिन सच में मानना पड़ेगा कि वो घर वाले कपड़ों में ज्यादा क्यूट लगती है। वैसे कमाल की बात यह है कि वो अभी एक कपड़ों की शॉप पर आए हुए थे। यहाँ पर वो वेल्टॉल के लिए कपड़े लेने वाले हैं क्योंकि डीमन लॉर्ड के कपड़े सच में देखा जाए तो इस वर्ल्ड के लिए बहुत ज्यादा अजीब लग रहे हैं। वो यहाँ अंदर आते ही अभी वेल्टॉल से माफी मांगने लगती है। वो कहते हैं कि मुझे माफ करना कि मैं इतनी सस्ती शॉप में लेके आई हूँ लेकिन मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। ये सुनकर वेल्टॉल कहने लगता है कि कोई बात नहीं, वैसे मैं कुछ भी पहनूं मुझ पर वो अच्छा ही लगेगा। इसके बाद मकीना उसे एक डिवाइस पर खड़े होने को कहती है। वो डिवाइस वेल्टॉल को पूरी तरह से स्कैन कर देता है जिससे कि वो वेल्टॉल की नाप के कपड़े उसे दे पाए। बस यहाँ पर कपड़े खुद से चुनना था और वेल्टॉल को इस वर्ल्ड के कपड़ों के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, इसलिए ये काम वो मकीना पर ही छोड़ देता है। हालांकि मकीना भी लड़कों के कपड़ों के बारे में ज्यादा नहीं जानती, इसलिए वो तुरंत ही एलेक को बाहर बुलाती है और कहती है कि तुम कुछ ढूंढो। एलेक ने वहाँ पर एक ट्रैक सूट ढूंढ लिया था जो कि मकीना को उतना ठीक नहीं लगता, लेकिन वेल्टॉल कहता है कि हाँ ये अच्छा है। वेल्टॉल को अभी वो चीज पसंद आ रही थी क्योंकि उसके पीछे कुछ लिखा हुआ था। वेल्टॉल मकीना से पूछता है कि ये क्या लिखा हुआ है, जिस पर मकीना बताती है कि एक बहुत ही पुरानी लैंग्वेज है, इसका मतलब डीमन लॉर्ड है। मतलब वेल्टॉल ये सुनकर खुश हो जाता है और कहता है कि ठीक है मैं समझ चुका हूँ कि यहाँ पर कुछ भी खरीदने से पहले पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन ये सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है, उसके पैसे कट चुके होंगे क्योंकि सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। अब इसके बाद वो लोग एक रेस्टोरेंट में आ चुके थे। यहाँ पर बाहर बैठकर जब वो खाना खा रहे थे तब वेल्टॉल मकीना से पूछता है कि एक फेमिला का होना कैसा होता है। फेमिला मतलब कि वही डिवाइस जो कि गर्दन के पीछे लगाई जाती है। मकीना इस चीज पर कहती है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है और साथ ही वो बहुत ज्यादा यूजफुल भी है क्योंकि उससे हम सारी न्यूज पता कर सकते हैं, वेदर के बारे में पता लगा सकते हैं, यहाँ तक कि उससे कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। अब ये सुनकर वेल्टॉल मकीना के गर्दन पर लगे उस डिवाइस पर हाथ फेरने लगता है, ये देखने के लिए कि क्या ये चीज अजीब है। वैसे तो देखा जाए तो मकीना को अजीब लगना चाहिए लेकिन उसे मजा आ रहा था और इसी मजे में उसकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। यहाँ तक कि एलेक मतलब उसकी वही मिनिएचर फेमिलियर उसे आकर बताते हैं कि उसकी धड़कन बहुत ज्यादा तेज होती जा रही है। हालांकि वेल्टॉल ने अभी अपनी चेकिंग पूरी कर ली थी। वैसे यहाँ पर हमें भी कुछ चीजें जानने को मिलती है, जैसा कि जो फेमिला है ये मोबाइल को रिप्लेस कर बनाई है। पहले के लोग मोबाइल पकड़ कर रखते थे हाथ में, लेकिन फेमिला के आ जाने से मोबाइल का धंधा बंद हो चुका है क्योंकि फेमिला के अंदर हर वो चीज है जो कि मोबाइल के अंदर थी। वैसे देखा जाए तो मोबाइल में हम एड देख सकते थे, लेकिन फेमिला के आने से कंपनी को जो ज्यादा फायदा हुआ है क्योंकि ये एड्स डायरेक्टली ब्रेन में पहुंचती हैं। इसका मतलब फ्यूचर में अगर ऐसी कोई चीज बनती है तो उस पर भी हमें सब्सक्रिप्शन लेना होगा। मगर कमाल की बात है कि मैंने आज तक किसी भी चीज का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया। अगर तुम चाहो तो अपनी लाइफ का पहला सब्सक्रिप्शन ले सकते हो हमारी मेंबरशिप लेकर। खैर छोड़ो, ये तो तुम्हारा डिसीजन है। वैसे अब हम देखते हैं कि वेल्टॉल यहाँ मकीना के साथ वापस उसके अपार्टमेंट की तरफ लौट आया था, जहाँ बाहर पहुंचकर वो ये चीज डिक्लेयर करता है कि कल से वो भी जॉब पर जाएगा। वैसे नॉर्मल सी बात है, उसके पास अभी नौकरी नहीं है, इसलिए कल वो नौकरी ढूंढेगा और शायद परसों से नौकरी पर जाएगा। लेकिन ये सुनकर मकीना हैरान हो जाती है। वो कहने लगती है कि नहीं, आपको इस तरह के छोटे काम करने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि मैं अभी इतना नहीं कमा पाती कि हम लग्जरियस लाइफ जी सके, लेकिन मैं पूरी मेहनत करूंगी, मैं ज्यादा काम करूंगी, यहाँ तक कि मैं 2-3 जॉब और ढूंढ सकती हूँ जिससे मुझे ज्यादा पैसे मिले। उसका कहना बस यही था कि वेल्टॉल को नौकरी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वेल्टॉल कहने लगता है कि नहीं, अब दुनिया बदल चुकी है, इसलिए मुझे भी बदलना होगा। मैं पहले की तरह डीमन लॉर्ड नहीं हूँ। हालांकि नौकरी के चलते मैं अपना इस दुनिया पर राज करने का सपना छोड़ूंगा नहीं, वो इस चीज में कंटिन्यू करूंगा, लेकिन काम करते वक्त क्योंकि मैं इस तरह से तुम्हें काम पर लगाकर घर पर बैठ नहीं सकता, ये चीज मुझे पसंद नहीं आएगी, इसलिए मुझे काम करना होगा। क्या तुम मेरे साथ दोगी? जो सुनकर मकीना तुरंत अपने घुटनों के बल आते हुए कहती है कि मैं हमेशा आपका साथ दूंगी। वैसे देखा जाए तो अभी ज्यादा देर नहीं हुई है, मतलब अभी दिन ही है, इसलिए वेल्टॉल कल के बजाय आज ही जॉब ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन जैसे वो अपार्टमेंट के बाहर आता है तो यहाँ मकीना उसे रोक लेती है। वो कहती है कि वो भी उसके साथ चलेगी क्योंकि
वेल्टोल इस वर्ल्ड में नया है इसलिए वो जॉब नहीं ढूंढ पाएगा। पर वेल्टोल कहता है कि नहीं, तुम्हें अपने काम पर भी तो जाना है, इसलिए तुम मेरे साथ मत आओ। मकीना कहने लगती है कि कोई बात नहीं, मैं आज के दिन की छुट्टी ले लूंगी। लेकिन वेल्टोल कहता है कि नहीं, ये चीज सही नहीं है, तुम मेरे लिए छुट्टी ले रही हो। ऐसे में अगर तुम्हारी जॉब भी चली गई तो फिर हम क्या करेंगे। मकीना को भी ये बात सही लगती है, इसलिए वो बाद में बात मान लेती है। लेकिन वो वेल्टोल को एक डिवाइस देती है जो कि किसी मिनी फोन की तरह है। वो कहती है कि इससे वेल्टोल उसे कांटेक्ट कर सकता है। साथ ही उस डिवाइस में एक ट्रैकर भी लगा हुआ था, जिससे वेल्टोल कहीं गलती से किसी प्रॉब्लम में फंस गया, फिर घर तक नहीं पहुंच पाया तो मकीना को उसका पता लग जाएगा। अब वेल्टोल उस डिवाइस को लेकर वहां से चला गया था। हालांकि बाद में उसे लग रहा था कि मकीना उसे बिल्कुल किसी छोटी बच्ची की तरह ट्रीट कर दिया है। लेकिन ये इम्पोर्टेंट चीज है, अभी उसे जॉब चाहिए, लेकिन उसे नहीं पता कि जॉब कैसे ढूंढेगा। अभी वो एक जगह पर बैठा हुआ था और उसे लगभग थोड़ी थोड़ी भूख भी लगने लगी थी। वो सोच रहा था कि इस तरह से बैठे रहने पर तो उसे कोई नौकरी नहीं मिलेगी। हालांकि वो करता भी क्या, इसलिए वो चिल्ला पड़ता है कि ना ही उसके पास पैसा है और ना ही काम। जो सुनकर एक आदमी वहाँ आता है। वो कहता है कि उसके पास काम नहीं है तो उसे कमर्शियल गिल्ड में जाना चाहिए, जहाँ वो अपने CID दिखाकर जॉब ले सकता है। यहाँ पर CID का मतलब सिटीजन ID है। हालांकि वेल्टोल को नहीं पता कि ये सिटीजन ID क्या चीज होती है। जो सुनकर वो आदमी कहने लगता है कि इसका मतलब तुम इस जगह से नहीं हो, तुम कहीं और से आए हो। वो बताता है कि उसकी जगह वेल्टोल को यहाँ पर खड़े होकर इस तरह से चिल्लाना नहीं चाहिए। जो सुनकर वेल्टोल को लगता है कि शायद ये इस आदमी की टेरिटरी है, इसीलिए वो माफी मांगते हुए वहाँ से जाने लगता है। हालांकि वो अच्छा आदमी था। वो वेल्टोल से कहता है कि रुको, और इसके बाद में वेल्टोल को एक फॉर्म देता है जो कि वेल्टोल वहाँ कमर्शियल गिल्ड में देकर नौकरी ले सकता है। हालांकि वो आदमी कहता है कि देखो, तुम्हें नौकरी मिलेगी कि नहीं इस चीज के लिए मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन ये तुम्हारा लक है, शायद तुम्हें काम मिल जाए। वैसे यहाँ वेल्टोल को कुछ एडवाइस भी देता है, जैसे कि उसे किस तरह की नौकरी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ नौकरियां ऐसी होती हैं जो ज्यादा पैसे नहीं देती, बस उसमें काम ज्यादा होता है। इसलिए वो उसी बारे में वेल्टोल को जानकारी दे रहा था, क्योंकि वो समझ गया था कि वेल्टोल इस जगह का नहीं है या फिर वेल्टोल को इस जगह की नॉलेज नहीं है। वैसे अब अगले सीन में वेल्टोल उस कमर्शियल गिल्ड में पहुंच चुका था, जहां वो उस एप्लीकेशन को फिल कर ले आया था। हालांकि जब वहां पर रिसेप्शनिस्ट उस एप्लीकेशन को पढ़ता है तो वो उस एप्लीकेशन में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं दिखाता। वेल्टोल ने अपनी बेस्ट स्किल में लिख कर रखा था कि उसे वाइड स्केल एनाइलेशन मैजिक बहुत अच्छे से आता है। साथ ही उसने कुछ इंडक्शन एक्सेलरेशन के बारे में लिखा था, जो कि देखा जाए तो 500 साल पहले की सोच है और उन्हें इस तरह के स्किल वाले आदमी की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही वो बताता है कि वेल्टोल के पास फमीला भी नहीं है, इसलिए वैसे भी वो उसे अपने साथ नहीं रख सकते। अब वेल्टोल डिप्रेस होकर वापस अपने घर पहुंचता है, मतलब कि मकीना के उस अपार्टमेंट में पहुंचता है। मकीना भी काम से लौट आई थी। वेल्टोल उसे सारी बात बताता है, जिस पर मकीना कहती है कि कोई बात नहीं, उसे भी काम मिल जाएगा। हालांकि वेल्टोल उससे पूछता है कि वो इस दुनिया में किसी भी काम के लिए परफेक्ट नहीं है, जिस चीज पर मकीना कहने लगती है कि नहीं, उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, वो सबसे ज्यादा बेस्ट है। वैसे वो बोल रही थी कि जब तक वेल्टोल को काम नहीं मिल जाता तब तक सारी चीजें वो संभाल लेगी, लेकिन वेल्टोल इस तरह से बैठकर टाइम पास नहीं करना चाहता, इसलिए वो उससे कहने लगता है कि क्या तुम किसी ऐसे को नहीं जानती जो मदद कर सके मुझे काम दिलवाने में। अब मकीना थोड़ा सा सोचती है। मकीना का वैसे तो वर्ल्ड में कोई भी दोस्त नहीं है, लेकिन वो एक लड़की को जानती है। वेल्टोल पूछता है कि क्या वो तुम्हारी दोस्त है, जिस पर मकीना कहती है कि नहीं, बस मैं उसे जानती हूँ, हम पहले घूम भी चुके हैं, हमने साथ में खाना खाया, हम सोए भी हैं, लेकिन मैं बस उसे जानती हूँ। वेल्टोल के हिसाब से ये सारी चीजें दोस्ती वाली ही हैं, लेकिन फिर भी मकीना कह रही थी कि नहीं, वो उसकी दोस्त नहीं है। बाद में ये लोग एक बार में मिलते हैं, जहाँ वेल्टोल की मुलाकात मकीना के उसी दोस्त से होती है। ये दोस्त और कोई नहीं बल्कि वही लड़की थी जिसने बड़े बड़े बिलबोर्ड पर वो वीडियो चलाए थे। वैसे अभी वो यहाँ आकर वेल्टोल से मिलती हैं। वेल्टोल और वो एक दूसरे को पहले से जानते थे। वेल्टोल हैरान था कि यही वो लड़की है जो कि मकीना की वो दोस्त है। हालांकि मकीना उसे दोस्त नहीं मानती। वैसे अभी वो लड़की अपना नाम ताकाहाशी बताती है। वो कहती है कि वो वेल्टोल से मिलकर बहुत हैरान है, क्योंकि मकीना ने पहले उसे बताया था कि कुछ साल बाद ग्रेट डीमन लॉर्ड फिर से रिबॉर्न होने वाले हैं, लेकिन उसे लगा नहीं था कि वो डीमन लॉर्ड को देख पाएगी। वैसे अभी वो वेल्टोल को टच कर देख रही थी कि वेल्टोल असली है या नहीं, जो चीज मकीना को थोड़ी सी डिसरिस्पेक्टफुल लगती है, इसलिए वो कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हालांकि वेल्टोल कहता है कोई बात नहीं, हमने से यहाँ हमारी मदद के लिए बुलाया है, इसलिए हमें इस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। वैसे वेल्टोल उनसे पूछता है कि उसकी मुलाकात कैसे हुई थी, जिस चीज पर ताकाहाशी कहने लगती है कि मकीना उसे एक वेबसाइट पर मिली थी। अभी यहाँ पर वो उस वेबसाइट के बारे में डिटेल में बात बता पाए, इससे पहले उसका ध्यान यहाँ मकीना पर जाता है, जो कि बहुत ही गुस्से में उसकी तरफ देख रही थी। इसका सिंपल सा मतलब यही था कि वो वेल्टोल को नहीं बताना चाहती कि वो किस तरह की साइट थी। इस वजह से अब ताकाहाशी आगे की डिटेल्स बताना बंद कर देती है। वैसे उसी दौरान वेल्टोल नोटिस करता है कि ताकाहाशी की गर्दन के पीछे भी सेम वही फेमिला नाम की चिप लगी हुई है, इसलिए वेल्टोल तुरंत ही वहाँ उस चिप पर हाथ फहराने लगता है, जो चीज ताकाहाशी को थोड़ी सी अजीब लगती है, लेकिन वो वेल्टोल को उसका काम
काम करने देती है। अब कुछ देर बाद तक हाथ फहराने के बाद वेल्टोल सारी चीजें पता लगा लेता है। पहले तो वो ताकाहाशी से इस तरह के बिहेवियर के लिए माफी मांगता है और कहने लगता है कि तुम्हारी फैमिला और मकीना की फैमिला बहुत ज्यादा अलग है। यहाँ पर वेल्टोल उन फैमिलास के कंपोनेंट्स के बारे में बात कर रहा था, मतलब वो छोटी छोटी डिटेल जो कि अलग अलग फैमिला के अंदर प्लांट होती हैं। अभी ये देखकर ताकाहाशी हैरान थे क्योंकि वेल्टोल ने सिर्फ फैमिला को टच किया था, लेकिन तभी मकीना बताती है कि वेल्टोल के पास सेज आई है। इसका मतलब वो किसी भी पर्सन या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को टच कर ये चीज पता लगा सकता है कि उसमें माना मतलब की एनर्जी किस तरह से फ्लो हो रही है। हालांकि वो पूरी डिटेल पता नहीं लगा सकता क्योंकि अभी भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि वेल्टोल को समझने की जरूरत है। लेकिन ये आज का टॉपिक नहीं है। आज का टॉपिक है एक नौकरी ढूंढना, जिस बारे में वो ताकाहाशी से बात करते हैं। ताकाहाशी कहती है कि वेल्टोल को कमर्शियल गिल्ड जाना चाहिए, लेकिन वेल्टोल बताता है कि वो वहाँ ऑलरेडी जा चुका है, उसके पास एक फैमिला नहीं है, इसलिए वो वैसे भी उसे जॉब नहीं देंगे और मार्कस उसका बहुत बड़ा दुश्मन है, जिस वजह से फैमिला तो उसे बिल्कुल भी नहीं मिल सकती। इसलिए अब ताकाहाशी को भी कुछ सोचना होगा कि वेल्टोल क्या कर सकता है। अब ताकाहाशी कुछ देर तक सोचती है और सोचने के बाद वो कहने लगती है कि वेल्टोल बहुत हैंडसम है, वो 500 साल पुराना एक डीमन लॉर्ड है, उसकी आवाज भी अच्छी है, इसका मतलब वो एक स्ट्रीमर बन सकता है। स्ट्रीमर से मतलब आप वो यूट्यूब वाले लाइव स्ट्रीम में वीडियो करने वाले, हालांकि उस वर्ल्ड में यूट्यूब नहीं है, वहाँ कुछ और होगा, लेकिन अपन वैसा ही समझेंगे। वो बताती है कि स्ट्रीमर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। वैसे तो ये चीज थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन एक बार सिक्का चल जाए तो फिर ये हमेशा काम करता है। व्यूज के हिसाब से उन्हें पैसे मिलते हैं, साथ ही उन्हें प्रमोशन ब्रांड डील्स वगैरह भी मिलती हैं और कुछ लोग उन्हें ऐसे ही सुपर चैट में पैसे दे देते हैं। वैसे देखा जाए तो स्ट्रीमर बनने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है। ताकाहाशी बताती है कि उसके पास वो सारी चीजें हैं, बस वो थोड़ी पुरानी है, लेकिन अगर वेल्टोल थोड़ा सा फेमस हो जाए तो वो नई चीजें ले सकता है। हालांकि अभी मकीना इस चीज के थोड़े से खिलाफ थी क्योंकि उसके हिसाब से एक स्ट्रीमर बनना फ्यूचर के लिए एक सेफ जॉब नहीं है, क्योंकि इनका फ्यूचर नहीं होता, ये एक अनस्टेबल चीज है। वैसे देखा जाए तो मकीना की सोच हमारे वर्ल्ड के करंट टाइम लोगों जैसी है, मतलब अगर कोई अनस्टेबल जॉब से महीने के लाखों कमाए वो चीज सही नहीं है, लेकिन एक स्टेबल जॉब से अगर वो 15,000 कमा रहा है महीने के तो वो काफी है। वैसे तो तुम यहाँ पर एनिमे देखने के लिए आए हो, लेकिन बस मैं ऐसा ही बता रहा हूँ कि ये चीज सही नहीं है। वैसे अभी ताकाहाशी कह रही थी कि वेल्टोल की बॉडी में एक ऑरा है, ये वही स्वॉर्ड वाला ऑरा है जो कि अभी वायरल हो रहा है। वो बताते हैं कि वेल्टोल की बॉडी में एक ऑरा है जो कि लोग नोटिस कर सकते हैं, साथ ही वो दिखने में भी अच्छा है, इसलिए लोग उसे पसंद करेंगे। और वैसे भी लोगों को अब गेम देखने में मजा नहीं आता, वो सिर्फ सामने वाले की कमेंट्री या उसके लुक्स देखते हैं कि वो वीडियो में क्या कर रहा है। इसलिए वेल्टोल को बस कुछ ऐसा करना होगा जिससे लोगों को मजा आए। अब ये चीज सुनते हुए मकीना को भी ये चीज सही लगती है और वो मान जाती है। वैसे वेल्टोल से वो पूछती है कि उसका इस चीज पर क्या कहना है। अब वेल्टोल के पास कोई चॉइस थी नहीं, इसलिए वो कहता है कि ठीक है, मैं इस चीज के लिए तैयार हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि मकीना भी अपने अपार्टमेंट के वॉशरूम में नहा रही थी और दूसरी तरफ वेल्टोल वहाँ बाहर टेबल पर बैठकर मकीना के दी हुई एडवाइस के इंटरनेट एक्सप्लोर कर रहा था, जहाँ उसे पूरे इंटरनेट समझ में आता है। उसे बस ये बात समझ चुका था कि इंटरनेट वो चीज है जहाँ पर इंफॉर्मेशन बहुत ही आसानी से मिल जाती है, लेकिन ये चीज जितनी अच्छी है उतनी बुरी भी है कि यहाँ पर कैट वीडियो से लेकर अलग टाइप की कैट वीडियोस तक सब चीज मिलती है। वैसे अब जब वो ये सब चीज चेक कर रही थी कि तभी मकीना वहाँ वॉशरूम से बाहर आती है। उसने अभी बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहन रखे थे और उसने थोड़ी पी भी रखी थी। वैसे अगले ही पल वो कपड़े पहनकर वेल्टोल से माफी मांगने लगते हैं अपने इस बिहेवियर के लिए, क्योंकि वो भूल चुकी थी कि अब वेल्टोल उसके साथ रहता है। वो बता दे कि वो इतने सालों में अपार्टमेंट में अकेले रह रही है, या अब रोज इस तरह से पीकर बाहर निकलना उसकी आदत बन चुकी है। वेल्टोल उससे कहता है कि कोई बात नहीं, वेल्टोल को इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो बोलता है कि तुम बिना कपड़ों की भी अच्छी दिखती हो, लेकिन वेल्टोल का मानना है कि वेल्टोल से ज्यादा अच्छा कोई नहीं दिखता। वैसे अब यहाँ कुछ ही घंटे बाद ताकाहाशी पहुँचती है। वो भी अपने साथ वो सारे इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट्स लेकर आई थी जिनके बारे में उसने बताया था। वो यहाँ सभी को सेटअप करती है और वेल्टोल को कंट्रोलर से बता दिया, साथ ही उसने मॉनिटर भी ऑन कर लिया था और एक बहुत ही डिफिकल्ट गेम लगा लिया था। वो वेल्टोल से कहती है कि इस गेम को कई लोग ने बीच में छोड़ दिया था क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन वेल्टोल के पास एनालाइजिंग स्किल है जिससे वेल्टोल शायद इसे क्लियर कर लेगा। लेकिन जब वेल्टोल उसे खेलना चालू करता है, जो गेम की शुरुआत होती है, वो वहीं जाकर मारा जाता है, जो कि एक बहुत ही बुरी शुरुआत थी। बाद में वेल्टोल कई घंटे तक उस गेम को खेलता रहता है, लेकिन फिर भी वो ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाया था, जिस चीज की वजह से ताकाहाशी कहती है कि वेल्टोल शायद गेम्स के लिए बनाई नहीं है। ये चीज सुनने में मकीना को थोड़ी सी रूड लगती है, लेकिन वेल्टोल कहता है कि नहीं, ताकाहाशी सही कह रही है। उसने अभी तक इस गेम को पूरी तरह से एनालाइज नहीं किया है और ना ही वो अभी इसे समझ पाया है कि ये गेम किस तरह से फंक्शन करता है, जो कि सही चीज नहीं है। मकीना कहने लगती है कि इसका मतलब वेल्टोल लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाएगा, पर ताकाहाशी कहने लगती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। वेल्टोल के अंदर एक परफेक्ट क्वालिटी है, क्योंकि सारी दुनिया एक हैंडसम लड़के को कॉन्फिडेंस के साथ फेल होते हुए देखना चाहती है, क्योंकि ये चीज उन्हें
फनी लगती है क्योंकि देखा जाए तो इस पर अच्छे व्यू आ सकते हैं। वैसे अभी तक लाइव स्ट्रीमिंग ऑन नहीं की गई थी, इसलिए ताकाहाशी समझ जाते हैं कि हमें पहले की इंट्रो तैयार करनी होगी जहाँ वेल्टोल को खुद को इंट्रोड्यूस करना होगा, जिस पर वेल्टोल कहने लगता है कि ये चीज मैं नॉर्मल भी तो कर सकता हूँ, मतलब कि मेरा नाम वेल्टोल है और मैं एक डीमन लॉर्ड हूँ, वो भी 500 साल पुराना। लेकिन ताकाहाशी कहती है कि नहीं, ये चीज काम नहीं करेगी क्योंकि इस दुनिया में टोटल 5 मिलियन स्ट्रीमर्स है, जिसमें से सिर्फ 1% ही कम्युनिटी में सर्वाइव कर पाते हैं। वैसे यहाँ पर सर्वाइव से मतलब कि सिर्फ 1% ही अच्छे पैसे कमा पाते हैं। वैसे भी वेल्टोल थोड़ा सा कंफ्यूज था क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने इंट्रोडक्शन में ऐसा क्या खास रखे जो कि लोगों को अट्रैक्ट कर पाए। तभी मकीना कहने लगती है कि वो अपना नॉर्मल डिक्लेरेशन स्टेप कर सकता है, जिसके बाद वेल्टोल को परफॉर्म करके दिखाता है। वो एटीट्यूड के साथ कहता है कि तुम सभी मोर्टल्स मेरे सामने झुककर मुझे सलाम करो और अब से सिर्फ मेरी ही मर्जी चलेगी। ऐसा वो पहले किया करता था जब वो डीमन लॉर्ड था, जो देखने में अच्छा लग रहा था। लेकिन ताकाहाशी कहती है कि ये चीज उतनी परफेक्ट नहीं लग रही। वैसे तो उसे ये चीज सही लग रही थी, पर उसके हिसाब से इसमें कुछ ऐड करने की जैसा है। बाद में वो लोग इस चीज के बारे में सोचते हैं और इसके बाद फाइनली ये चीज वेल्टोल को बता दी जाती है कि लाइव स्ट्रीम करते कैसे हैं। वैसे इस चीज के पहले ताकाहाशी से समझाती है कि तुम्हें इस चीज पर ध्यान रखनी है, तुम्हें लाइव स्ट्रीम रोज करनी है, चाहे लोग तुम्हें देखें या ना देखें। साथ ही वो वेल्टोल को समझा दे कि उसे बिल्कुल भी टेक्स्ट टाइप के सेंटेंस नहीं बोलने, वरना उसे बैन कर दिया जाएगा। और फिर इसके बाद वो मकीना से कहती है कि उसे कभी भी कैमरे के सामने नहीं आना है, वरना लोगों को लगेगा कि वो वेल्टोल की गर्लफ्रेंड है, जो कि देखा जाए तो शुरुआती इमेज के लिए अच्छी नहीं है। अब इतना सब होने के बाद ताकाहाशी जाती है अपने एक दोस्त के पास, वो भी एक स्ट्रीमर है, इसलिए ताकाहाशी अपनी अच्छी इमेज की वजह से उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो वेल्टोल को प्रमोट करे, क्योंकि वेल्टोल का ये नया चैनल है, ये शुरुआत में नहीं चल सकता, जिस पर वो मान जाती है और उसे प्रमोट कर देती है। वेल्टोल की पब्लिसिटी हो चुकी थी, इसलिए धीरे धीरे लोग उसे जानने लगे थे और फॉलो करने लगे थे। लेकिन अभी भी उसके कमेंट सेक्शन में बहुत लोग उसे ट्रोल करते थे, मतलब कि उसे रोस्ट किया करते थे, जो चीज वेल्टोल को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं दे रही थी, क्योंकि वेल्टोल के हिसाब से वो उन ट्रोल्स कमेंट को अपने दिल पर ले ही नहीं रहा था, उसके लिए भी वो नॉर्मल थे। वो कहता है कि तुम्हें जो कहना है वो कहो। इससे हमें पता चलता है कि वेल्टोल को इस चीज की बहुत पहले से आदत है, क्योंकि इन बुरे कमेंट्स के बीच उसके अच्छे कमेंट्स भी थे। लेकिन इन बुरे कमेंट्स को एनकरेज करने की वजह से जब वो बुरे कमेंट्स बढ़ रहे थे, मतलब वेल्टोल की नेगेटिविटी इमेज बढ़ रही थी, तो इससे वेल्टोल की एक नेगेटिव पीआर हो रही थी। प्रेस में मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है, जिस वजह से जिस तरह से तुम आजकल एक इन्फ्लुएंसर को इंस्टाग्राम रील्स पर देखते हो, वो सारे कैंपेन के हिस्सा होते हैं, पर उस तरह के रील्स क्रिएट करने के लिए पैसे दिए जाते हैं। अभी छोटे छोटे क्रिएटर्स को वैसे हमारी कई पीआर टीम नहीं है, इस वजह से मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वरना मैं तुम्हें कभी ये बात नहीं बताता। वैसे वेल्टोल के नंबर्स बढ़ रहे थे और उसके व्यूज भी अच्छे आ रहे थे। उसकी जो लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम थी उस पर टोटल 1 मिलियन व्यूज आते हैं, मगर इसका एक कारण भी था, एक गेम जिसे वेल्टोल ने डिसाइड किया था कि वो इस गेम को तब तक खेलेगा जब तक कि वो इसे पूरी तरह से क्लियर ना कर ले, और उसने पूरी लाइव स्ट्रीमिंग चलने दी। और जब उसने उस गेम को पूरी तरह से क्लियर किया, तब तक उसकी लाइव स्ट्रीमिंग पर 1 मिलियन व्यूज हो चुके थे। वैसे तभी हम देखते हैं कि वहाँ बाहर से मकीना आ रही थी, बाहर भी एक कैमरा लगा हुआ है जो कि मकीना को रिकॉर्ड कर रहा है। मकीना जब एंटर करती है तब तक वेल्टोल उस गेम को पूरी तरह से क्लियर कर चुका था। ये उस गेम का 3rd वर्जन था और फर्स्ट और सेकंड वर्जन को वेल्टोल पहले ही दूसरे लाइव स्ट्रीम में पूरा कर चुका है। अभी जो 3rd वर्जन था ये बहुत ही लंबा चला क्योंकि बहुत डिफिकल्ट था, इसलिए वेल्टोल अभी अपने सारे हेटर्स और सपोर्टर्स को थैंक यू कहता है, क्योंकि उन्होंने इतने समय तक उसकी लाइव स्ट्रीमिंग देखी। और बस इतना कहने के बाद अब वो लाइव स्ट्रीम एंड कर देता है, जिसके बाद मकीना वहाँ कमरे के अंदर आती है। अभी वेल्टोल बहुत देर से उस कुर्सी पर बैठा हुआ था, इसलिए वो बाहर जाने लगता है। वो कहता है कि मैं एक पार्सल लेने जा रहा हूँ। मकीना कहने लगती है कि वो पार्सल वो ला देगी, पर वेल्टोल कहता है कि वो खुद ले आएगा। असल में वेल्टोल को बस बाहर जाना था। मकीना कहती है कि ठीक है, जब तक वो वेल्टोल लौट कर आएगा तब तक खाना रेडी हो चुका होगा। अब वेल्टोल वहाँ से निकल पड़ता है। रास्ते में जब वो आस पास के लोगों को देख रहा था, उसी दौरान वो उन लोगों को भी देखता है जिनके पास रहने के लिए घर भी नहीं है और न ही खाने के लिए खाना है। और उसी दौरान उसकी नजर एक और लड़के पर पड़ती है जो कि देखा हुआ लग रहा था। ये वही लेजेंडरी वॉरियर ग्राम था। अभी उसे देखकर वेल्टोल हैरान था। हालांकि तभी हमें ग्राम की बैक स्टोरी बताई जाती है। ये तब का टाइम था जब ग्राम की उम्र इतनी ज्यादा नहीं थी। उसकी एक छोटी बहन भी थी जिसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। पहले सीन में अभी वो उसकी देखभाल कर रहा था, लेकिन तभी उसके फादर उसे बाहर बुलाते हैं और उसे एक तलवार देते हुए कहते हैं कि अगर वो बाहर जाए तो वो तलवार लेकर जाए। असल में ग्राम को कुछ मेडिसिन लेने के लिए जंगल जाना था, लेकिन जंगल में अभी कुछ टाइम से मॉन्स्टर्स के होने की खबर मिली है, इसलिए वो उसे तलवार दे रहे थे। अभी ग्राम जाने ही वाला था, इसलिए उसकी मदर भी यहाँ उसके लिए थोड़ा प्रे करती है कि वो सेफली घर लौट आए। इसके बाद ग्राम तलवार लेकर निकल पड़ता है। उसे मेडिसिन लेने में थोड़ी देर लग जाती है। जब वो घर लौट कर आ रहा था, उसी दौरान उसे एक आवाज सुनाई देती है और जब वो पीछे देखता है तो उसे लिजर्ड पीपल की आर्मी दिखाई देती है। ये आर्मी वेल्टोल की एक जनरल की आर्मी है। अभी ग्राम को समझ में नहीं आया था कि वो
वो इस तरह के जंगल में क्या कर रहे हैं, लेकिन ग्राम उनसे पंगा नहीं लेता क्योंकि वो बहुत बड़ी आर्मी थी। बाद में वो अपने घर के रास्ते लौट जाता है, लेकिन जब वो घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके घर को साथ ही उसकी फैमिली को किसी ने जला दिया। ये चीज बहुत ही ज्यादा डरा देने वाली थी। ग्राम की उम्र अभी इतनी ज्यादा भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो इस चीज का फैसला करता है कि वो वेल्टोल से इस चीज का बदला लेगा। और देखा जाए तो उसने अपना एक प्रॉमिस पूरा भी किया, लेकिन अभी करंट टाइम में वो यहाँ वेल्टोल के बगल में ही बैठा हुआ था। वेल्टोल असल में उसे एक रेस्टोरेंट में लेके आया है जहाँ उन्होंने खाने का ऑर्डर दिया है। अभी ग्राम बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ था। वेल्टोल उससे कहता है कि क्या तुम्हें इस रेस्टोरेंट के बारे में पता है, जिस पर ग्राम सिर्फ हाँ में सिर हिलाता है। वेल्टोल कहता है कि यहाँ पर खाना बहुत टेस्टी है। अब कुछ देर बाद वहाँ नूडल पहुँचते हैं। वेल्टोल कहता है कि नूडल्स बहुत ही अच्छा है और मैंने सुना है कि इस जगह की सबसे अच्छी शॉप है। और ग्राम कहता है कि हो सकता है। अब जब वो खाना खाने वाले थे तब ग्राम खुद से वेल्टोल से बोल पड़ता है और कहता है कि ये कितना अजीब है कि मैं अपने उस दुश्मन के साथ बैठा हुआ हूँ जिसने मेरी फैमिली को खत्म किया। वेल्टोल कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, ये चीज बहुत ज्यादा अजीब है, लेकिन तुम ये भूल रहे हो कि तुम भी मेरे बहुत सारे वेजल्स को मार चुके हो, यहाँ तक कि तुमने तो मुझे खत्म कर दिया था, पर मैं वो चीज भूल चुका हूँ क्योंकि अब हम दुश्मन नहीं है। हालांकि वेल्टोल उससे पूछता है कि उसने इतने टाइम तक सर्वाइव कैसे किया, जबकि वो तो एक मोटल था। इस चीज पर ग्राम कहने लगता है कि उसने वेल्टोल के साथ एक वॉर की जिसमें उसने वेल्टोल को खत्म कर दिया। इस वजह से एक गॉडेस ने उसे अपनी ब्लेसिंग दी थी, जिसके बाद उसके पास हमेशा जिंदा रहने की पावर आ गई। वैसे पावर देखा जाए तो इंग्लिश में इमोर्टलिटी ही है, लेकिन उसके हिसाब से इमोर्टलिटी की पावर नहीं है, ये उसका मानना है। वैसे ऐसा नहीं है कि उसके पास पावर नहीं है, इसके बाद उसके साथ अब अच्छा होगा, बल्कि बाद में जब फिर इमोर्टल्स और मोर्टल के बीच लड़ाई हुई थी तब उसे इस बारे में इमोर्टल्स की तरफ से फाइट करनी पड़ेगी। इसके भी रीजन थे। हालांकि भले ही वो एक मोर्टल बन चुका है, लेकिन उसने पहले मोर्टल्स की जान बचाई थी और वो इमोर्टल्स अभी उस पर हमला करने आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए उसे खुद की जान बचाने के लिए उनसे लड़ना ही पड़ा। बाद में उसने किसी तरह से यहाँ सर्वाइव किया। वेल्टोल कहता है कि ये बहुत ही शॉकिंग चीज नहीं है। अगर तुम्हारे पास पावर आ जाती तो वो लोग जिन्हें तुम खत्म करना चाहते हो वही तुम्हारे दुश्मन बन जाते हैं। देखा जाए तो वेल्टोल की बात बिल्कुल सही है। वैसे अब ग्राम यहाँ वेल्टोल से कहने लगता है कि वो जानता है कि वेल्टोल अभी भी इस वर्ल्ड पर राज करना चाहता है, लेकिन उसे ये चीज समझ में नहीं आती कि वेल्टोल ऐसा क्यों करना चाहता है, क्योंकि वो इतने टाइम से जिंदा है। इससे वो ये चीज तो समझ चुका होगा कि ना ही कभी मोर्टल्स उसके हुए और ना ही कभी इमोर्टल्स हुए, क्योंकि इतने टाइम तक जिंदा रहने के लिए वो दोनों लड़ रहे हैं। और अब इस चीज पर वेल्टोल बड़ा अच्छा जवाब देता है। वो कहता है कि देखो, प्रॉब्लम यहाँ इमोर्टल या मोर्टल की नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ कुछ और ही है। इमोर्टल तो हम कई दूसरे चीजों में भी बन सकते हैं, जैसा कर्सेस, ब्लेसिंग या फिर अलग अलग रिचुअल्स जो कि हमें इमोर्टल बना दे। लेकिन असल प्रॉब्लम वो लोग जो कि एक ऐसे सामने वाले उनसे अलग हो जाता है तो वो उसे हेट करने लगते हैं। इसलिए मैंने फैसला किया था कि मैं खुद को फिर से टॉप पर लेकर आऊंगा, जिससे हेट करने वाले की नजर मुझ तक पहुंच ही ना पाए। और वैसे भी वेल्टोल अगर सच में फिर डीमन लॉर्ड बन जाता है तो सेम वैसा ही कर देगा जैसे कि पहले था। मतलब फिर इमोर्टल्स को तो कम से कम नीचे नहीं देखना पड़ेगा, जिस तरह से अभी वो मोर्टल्स से नीचे देखते हुए आ रहे हैं, क्योंकि अभी भी भले ही वर्ल्ड में पीस गायब हो चुकी हो, लेकिन असलियत क्या है ये सब कुछ जानते हैं। वैसे सुनकर ग्राम कहने लगता है कि ये उसे नहीं लगता कि दुनिया पर राज करने से दुनिया में पीस आ जाती है। और देखा जाए तो अब ग्राम और वेल्टोल का अलग अलग मानना है। इस चीज में वेल्टोल भी समझ चुका था कि ग्राम कभी उसकी बात नहीं समझेगा। वैसे अब ग्राम उठकर वहाँ से जाने लगता है। वो नूडल्स के लिए थैंक्स कहता है, साथ ही बोलता है कि तुमसे बात कर मुझे अच्छा लगा। वैसे अब उसके चले जाने के बाद जब वेल्टोल वापस लौट रहा था तभी उसे वहाँ स्ट्रीट पर ताकाहाशी दिखती है, जो कि अभी एक बड़े से जाइंट ऑर्क से बात कर रही थी। उसने उस ऑर्क को कोई काम दिया था जो कि उस ऑर्क ने कर दिया, लेकिन वो दुगने पैसे मांग रहा है। देखा जाए तो ताकाहाशी एक लड़की है और उसकी उम्र भी ऐसी ज्यादा कुछ नहीं लगती, इसलिए वो और उसका फायदा उठा रहा है। पर ताकाहाशी कहती है कि मैं पागल थोड़ी हूँ कि तुम्हें दुगने पैसे दूंगी। हालांकि वो ऑर्क यहाँ अपना हाथ उठा लेता है उसे मारने के लिए, लेकिन तभी वेल्टोल आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि वो तुम्हें दुगने पैसे नहीं देगी। वैसे जब वो जाइंट ऑर्क यहाँ वेल्टोल को देखता है तो वो उसे देखते ही पहचान जाता है कि वेल्टोल वही लड़का है जिसे उसने पहले पीटा था। वैसे बात तब की है जब मार्कस ने वेल्टोल को अपनी बिल्डिंग से नीचे गिरा दिया था और वेल्टोल सिटी में आया था, तभी उसकी मुलाकात इस ऑर्क और इसके साथियों से हुई थी। वैसे अब वेल्टोल को पहचान लेने के बाद ऑर्क डिसाइड करता है कि आज वो वेल्टोल को जान से ही मार देगा, क्योंकि वेल्टोल ने आज दूसरी बार उसका रास्ता रोका है। अब यहाँ वो वेल्टोल पर हमला करने वाला था, लेकिन तभी ताकाहाशी उससे कहती है कि उसे भागना चाहिए इससे पहले कि उसे चोट लगे। पर वेल्टोल कहता है कि नहीं, मैं देखना चाहता हूँ कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स से मुझे कितनी पावर मिली है। वैसे शायद हाँ, उसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं, या फिर यहाँ वो व्यूज की बात कर रहा था। पर उसे यकीन है कि जब 1 मिलियन लोगों का फेथ उसके साथ है तो उसके अंदर पावर तो आ चुकी होगी। जैसे ही जब वो ऑर्क यहाँ वेल्टोल पर हमला करता है तो वेल्टोल उसके हमले को रोक लेता है, लेकिन उस ऑर्क के पास भी अच्छी खासी पावर थी। वो अगले अटैक में वेल्टोल का हाथ डिस्ट्रॉय कर देता है। पर ना जाने कैसे 1 मिलियन सब्सक्राइबर की पावर की वजह से वेल्टोल का हाथ कुछ ही सेकंड्स में रीजनरेट हो जाता है और वेल्टोल एक सिंपल से अटैक के साथ
साथ उस और को यहाँ से दूर फेंक देता है। काश ये 1 मिलियन सब्सक्राइबर हमें भी मिल पाते। वैसे वेल्टोल नहीं जानता कि वो और कौन है और वो असल में ताकाहाशी को मारने की कोशिश क्यों कर रहा है। जब तक ताकाहाशी आगे आती है तो वो वेल्टोल से पूछने लगती है कि वो ठीक तो है, जिस पर वेल्टोल कहता है कि वो पूरी तरह से ठीक है। पर इसके बाद वो उस और के बारे में पूछता है। ताकाहाशी बताते है कि उसे एक इम्पोर्टेंट काम था जिसके लिए उसने एक दिन के लिए एक बॉडीगार्ड की जरूरत है। इस वजह से उसने इस आदमी से बात की, लेकिन ये आदमी डबल पैसे मांग लेता है। अब यहाँ हमें पता लगता है कि शायद अभी वो काम पूरा नहीं हुआ है। वो अगले दिन के लिए उसकी हेल्प मांग रही थी, जो सुनकर वेल्टोल कहता है कि कोई बात नहीं, फिर तो मैंने उसे सही पीटा क्योंकि अब तुम्हें एक बैटल बॉडीगार्ड मिल चुका है। जो सुनकर ताकाहाशी वेल्टोल से रिक्वेस्ट करने लगती है कि क्या वो सच में उसका बॉडीगार्ड बनेगा, इसके बदले वो उसे उतना पे कर देगी जितना वो उस और को पे करने वाली थी। जो सुनकर वेल्टोल कहता है कि ठीक है, मैं बॉडीगार्ड बन जाऊंगा। वैसे भी तुम्हारा मेरे ऊपर एक एहसान था जो कि मुझे उतारना है। वैसे जैसे ही वेल्टोल यहाँ हाँ करता है तो ताकाहाशी कहने लगती है कि फिर हमें चलना चाहिए। कमाल की बात है कि मैं कितनी गड़बड़ कर रहा हूँ। मुझे लगा कि ये काम कल है, लेकिन वो आज की कह रही है और वो काम है चोरी का काम। इन्हें किसी चीज की चोरी करनी थी। अगले दिन में ये दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं। जहाँ पर आकर ताकाहाशी वेल्टोल को समझाती है कि उसे सिर्फ उन लोगों को डिस्ट्रॉय करना होगा जितने टाइम में वो चीज चुरा लेगी। वेल्टोल समझने में थोड़ी सी गड़बड़ कर देता है और तुरंत ही वहाँ से भागकर उस मेन गेट से टकरा जाता है जिसके पीछे वो लोग छुपे हुए थे जिनसे ताकाहाशी वो चीज चुराने वाली है। ये याकुजा गैंग के मेंबर्स है। वैसे अब गेट तोड़ने के बाद वेल्टोल यहाँ उस शोरूम जैसे एरिया में आ चुका था। अभी वहाँ के लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे। तभी वेल्टोल की नजर वहाँ टेबल पर रखे क्यूब जैसी चीज पर पड़ती है। वो तुरंत ही ताकाहाशी से टेलीकिनेसिस के थ्रू पूछता है कि क्या यही वो क्यूब जैसी चीज है वो चुराना चाहती थी, जिस पर ताकाहाशी कहती है कि हाँ यही वो चीज है। लेकिन अभी ताकाहाशी बहुत ज्यादा हैरान थी क्योंकि वेल्टोल के पास फमीला नहीं है, लेकिन फिर भी वो माइंड टू माइंड कम्युनिकेट कर पा रहा है। वेल्टोल कहता है कि उसके लिए ये चीज बहुत आसान है क्योंकि उसने जब ताकाहाशी की फमीला को टच किया था तो उसने उसकी सारी टेक्नोलॉजी कैप्चर कर ली और अपने मैजिक से सेम वैसे ही टेक्नोलॉजी क्रिएट की, वो भी बिना किसी टूल से। ये चीज थोड़ी सी शॉकिंग थी, लेकिन अभी मेन चीज ये है कि उस क्यूब को चोरी करना। वेल्टोल ताकाहाशी से कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वेल्टोल उस क्यूब को आराम से चुरा लेगा। इस पर ताकाहाशी कहती है कि ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनमें से किसी की भी जान जानी नहीं चाहिए। अभी वहाँ उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये लड़का कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। हालांकि वेल्टोल ने ताकाहाशी को हाँ कर दी थी, इसलिए वेल्टोल यहाँ इनसे लड़े बिना पहले इन्हें अपने ऑरा से डराने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि उसकी पावर कम हो चुकी है, इसलिए 500 साल बाद उसका वो सेम ऑरा अब बचा नहीं है। इसी वजह से वो थोड़ा सा अजीब लग रहा था क्योंकि वो सिर्फ अपना हाथ उठाकर कुछ भी कहे जा रहा था। यहाँ उन याकुजा मेंबर्स को ये चीज समझ में नहीं आती, लेकिन वो वेल्टोल को ज्यादा सीरियस नहीं ले रहे थे। वैसे तो वेल्टोल भी ये बात जानता था कि उसकी पावर कम हो चुकी है, लेकिन अब जब 1 मिलियन लोग उसे जानने लगे हैं तो उसे थोड़ी तो पावर मिली होगी क्योंकि वेल्टोल को सारी पावर उसे कितने लोग जानते हैं इस चीज से मिलती है। हालांकि वहाँ याकुजा गैंग के मेंबर्स इस चीज से बोर होते हुए फैसला करते हैं कि उन्हें वेल्टोल को रास्ते से हटाना होगा। जोर सुनने के बाद वहाँ खड़ा हुआ एक मेंबर अपने पास से एक मैजिक गन निकालकर वेल्टोल पर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन वेल्टोल बॉडी स्ट्रेंथनिंग स्पेल का इस्तेमाल कर उन अटैक्स को डिस्ट्रॉय करते जा रहा था। अभी वो याकुजा गैंग का मेंबर कुछ देर तो हमला करते रहता है, लेकिन जब उसकी गन की बुलेट्स खत्म हो जाती हैं तो कुछ सेकंड के लिए उसे रिलोड करने के लिए रुकना पड़ता है। इसी चीज का फायदा उठाते हुए वेल्टोल ने अपनी रफ्तार बढ़ाकर बाकियों पर हमला करना शुरू कर दिया था। वेल्टोल उनकी एक्वा प्रेशर पॉइंट्स पर अटैक कर रहा था, जिस वजह से वो वहीं बेहोश होते जा रहे थे। वैसे उन गन वाले मेंबर्स ने इतनी देर में रिलोड की प्रोसेस आधी कंप्लीट कर ली थी, लेकिन जब वो अपने दोस्तों को बेहोश होता हुआ देखते हैं तो असली गन बाहर निकाल लेते हैं। हालांकि वो यहाँ पर गोली चला पाए इससे पहले ही ताकाहाशी किसी तरह के डिवाइस का कंट्रोल करते हुए यहाँ उस आदमी के विजन को कंट्रोल करने लगती है, जिस वजह से वो आदमी वेल्टोल को सही से देख नहीं पा रहा था, जिसके चलते वो अपने ही लोगों को गोली से मार देता है। ये असली गोलियां थी, लेकिन ये सिर्फ उन्हें बेहोश कर सकती हैं। बाद में जब सारे मेंबर्स बेहोश हो जाते हैं तो वेल्टोल उनमें से एक गन को उठाकर चेक करता है। इन गन में गोलियां डालने की जगह ही नहीं थी, लेकिन पीछे एक कार्ड लगा हुआ था और इसी कार्ड के थ्रू वो आदमी इस गन को रिलोड कर रहा था। वेल्टोल इस नई टेक्नोलॉजी को देखकर इम्प्रेस था। वैसे ही इम्प्रेस अभी ताकाहाशी भी है क्योंकि वेल्टोल ने याकुजा जैसे गैंग मेंबर्स को इतनी जल्दी हरा दिया। हालांकि अब इस समय तारीफ का नहीं था। वो कहती है कि तुम्हें जल्द से जल्द उस क्यूब लेकर वहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि हम इस जगह से जल्द निकलेंगे वरना हम और बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। हालांकि जैसे ही वो अपनी ये सेंटेंस पूरा करती है तब तक गड़बड़ उन तक पहुंच चुकी थी। वेल्टोल पर अचानक ही कोई चीज हमला कर रही थी जो कि वेल्टोल को दिखाई नहीं दे रही थी। वेल्टोल उसके अटैक से बचता है। वैसे वेल्टोल ने अभी जो गन उठाई थी जिसमें वो कार्ड लगा हुआ था उससे वो रिलोड हो चुकी है, इसलिए वेल्टोल उसी गन से शूट करना शुरू कर देता है। ये असल में मैजिक गन थी, इसी वजह से ये अटैक
सीधा उस पर्सन से टकरा रहे थे जो कि वेल्टोल को दिखाई नहीं दे रहा है। अब इन मैजिक अटैक्स और मैजिक बुलेट्स के टकराने की वजह से उस इनविजिबल पर्सन के ऊपर से वो कपड़ा हट जाता है जिसकी मदद से वो इनविजिबल हुआ था और यहाँ वेल्टोल के सामने एक बहुत बड़ा रोबोट टाइप आदमी आ जाता है। अभी ताकाहाशी भी दूर से इस चीज को देख रही थी। वो उसे देखते ही पहचान जाती है कि 4th जनरेशन का मैग्नो गियर है। अभी यहाँ पर वो गियर की बात कर रही थी। इसका मतलब ये सिर्फ एक सूट होगा जिससे किसी आदमी ने पहन रखा है। लेकिन ताकाहाशी अभी हैरान इस वजह से थी कि ये याकुजा गैंग के पास हो ही नहीं सकता क्योंकि इस तरह के जो गियर्स होते हैं ये बहुत ही ज्यादा महंगे होते हैं और उसके हिसाब से याकुजा गैंग अभी इतनी अमीर नहीं है कि वो इतनी महंगी चीज खरीद सके। हालांकि अभी वेल्टोल वहाँ बहुत एक्साइटेड हो रहा था उस रोबोट जैसे आदमी को देखकर क्योंकि उसने आज से पहले ऐसी कोई चीज देखी नहीं थी। वेल्टोल उससे लड़ना चाहता था इसलिए वो पहले फायरिंग करना शुरू कर देता। वो उस मैजिक गन में जितनी गोलियां थी उन सभी को फायर करते जा रहा था लेकिन एक्सपेक्टेडली वो गोलियां उस आदमी को कुछ नहीं कर पाती क्योंकि वो सूट इतना ज्यादा ताकतवर था कि वो गोलियां अपने आप ही डिस्ट्रॉय होते जा रही थी। वैसे इसके बाद अब वो रोबोट अपनी मैजिक गन निकालता है जो कि वेल्टोल की गन से बहुत ज्यादा एडवांस और खतरनाक लग रही थी। यहाँ वो उससे शूट कर रहा था लेकिन वेल्टोल की स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि वो उसके सारे अटैक से बच जाता है। यह वेल्टोल भागते हुए सीधा हवा में आ रहा था। उसकी स्पीड तेज थी लेकिन किसी तरह से उस रोबोट जैसे आदमी ने वेल्टोल को कैप्चर कर लिया था। यहाँ वो उसकी तरफ हमला करने ही वाला था लेकिन इससे पहले ही वेल्टोल हमला कर देता है। वेल्टोल का ये जो ब्लास्ट था ये उसने बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल के साथ किया है। हालांकि हम ये बात जानते हैं कि वेल्टोल की पावर कम हो चुकी है। अगर वेल्टोल के पास पहले जैसी पावर होती तो इस दौरान ये रोबोट जैसा आदमी ब्लास्ट हो चुका होता लेकिन पूरी पावर न होने की वजह से ये ब्लास्ट नहीं होता। इससे बस थोड़ी बहुत चोट आती है। अभी गुस्से में था और वेल्टोल पर फिर से हमला करने के लिए तैयार था लेकिन वेल्टोल ने यहाँ पर हार नहीं मानी थी। वो जानता कि अगर उसका ब्लास्ट काम नहीं किया तो इससे बाद में उसे अब क्लोज रेंज में फाइट करनी चाहिए। इसलिए वो तुरंत ही अपने कपड़े चेंज करते हुए अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ जाता है। वैसे वहाँ उस रोबोट वाले आदमी ने अभी मैजिक गन को तलवार में कन्वर्ट कर लिया था जिसके बाद वो उसकी मदद से वेल्टोल से फाइट करना शुरू कर देता है। यहाँ पर हमें कोई लाखों रुपए का फाइटिंग सीन देखने को नहीं मिलता जिसकी वजह से वहाँ पर वो जगह टूटने लगी थी लेकिन ये जगह बहुत बड़ी है इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। यहाँ लड़ते वक्त अभी वो रोबोट ज्यादा ताकतवर साबित हो रहा था और अपनी तलवार से वेल्टोल की गर्दन काट देता है। वेल्टोल का सर अभी अलग गिर चुका था। इसका मतलब वेल्टोल मारा जा चुका है। यही चीज वो रोबोट के अंदर बैठा हुआ आदमी अपने किसी सीनियर को रिपोर्ट करता है। हालांकि जैसे उसकी ये रिपोर्ट खत्म होती है तभी वेल्टोल ने अपना सर उठाकर वापस अपनी बॉडी से अटैच कर लिया था। वेल्टोल उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस था। वो कहता है कि तुम्हें मैं अपनी आर्मी में एक अच्छी पोजीशन दे सकता हूँ। तुम सच में ताकतवर हो और डीमन लॉर्ड का सर कटने की वजह से तुम्हें रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए क्योंकि तुम पहले ऐसे इंसान हो जिसने ये किया। अभी वेल्टोल इंसान इस वजह से कह रहा है क्योंकि वो जानता है कि इस रोबोट के अंदर एक इंसान बैठा हुआ है। हालांकि इस चीज में भी वो इंसान बहुत ज्यादा हैरान था क्योंकि उसने भी आज तक ऐसी कोई चीज नहीं देखी थी। वैसे अब टाइम आ चुका था कि वेल्टोल अपनी पावर दिखाए इसलिए वो तुरंत ही अपने उस तलवार को वापस रखते हुए अपनी एक असली तलवार बाहर निकालता है जिसके अंदर से सच में बहुत ज्यादा खतरनाक डेंस ऑरा निकल रहा था जिसके कारण से वो इंसान अपनी जगह से नहीं हिल पाता। वो खुद की बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा था। वेल्टोल जानता था कि अगर उसने ज्यादा सीरियसली अटैक किए तो वो इंसान मारा जाएगा। वेल्टोल उसे मारना नहीं चाहता था क्योंकि वो उसे अपनी आर्मी में रखना चाहता है। इसलिए वेल्टोल सिर्फ उनके हाथ और पैर पर हमला करता है क्योंकि वो सिर्फ रोबोटिक बॉडी है। अभी वेल्टोल ने उसके दोनों हाथ और पैर काट दिए थे। वो रोबोट एक पैर पर खड़ा हुआ था। वेल्टोल ने ऐसी कोई सी जगह अटैक नहीं किया था जिससे वो आदमी मारा जाए। हालांकि वो आदमी हार चुका है और वो जानता है कि अगर वेल्टोल ने उसे पकड़ा तो वेल्टोल छानबीन करेगा कि उसे यहाँ किसने भेजा। इसलिए वो तुरंत ही अपने उस सीनियर को रिपोर्ट करता है कि जिस टारगेट को उन्होंने खत्म करने के लिए भेजा था वो उसे नहीं हरा पाया और उसका मिशन नाकाम हुआ। इसलिए ऑब्जेक्ट 890 को एक्टिवेट कर दिया जाए। अभी ऑब्जेक्ट 890 क्या है इस चीज में थोड़ी सी डिटेल से बात करते हैं। असल में उस आदमी ने जो हेलमेट पहन रखा है इसके अंदर ही एक गन प्लांट है जो कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरह है। मतलब असल में कुछ लोग होते हैं इतने वफादार जो कि इस तरह की सिचुएशन में पड़कर खुद को खत्म करने की हिम्मत रखते हैं और यही चीज अभी वो आदमी अपने सीनियर से कह रहा था कि उसको मार दिया जाए। यहाँ पर उसकी बात शायद मान ली गई थी क्योंकि अब वो आदमी नहीं बोल पा रहा था। तभी ताकाहाशी यहाँ बाहर निकल कर आती है। अभी वो वेल्टोल को ठीक देखकर बहुत खुश थी लेकिन वो बता रही थी कि सच में ये बहुत ज्यादा अजीब था कि वेल्टोल का सर कटकर गिर गया और वेल्टोल ने बस उसे उठाकर वापस लगा लिया। वेल्टोल कहता है कि वो इंसान पावर्स को देखकर बहुत ज्यादा हैरान है। उसे लगा नहीं था कि कभी इंसान इतनी ज्यादा पावरफुल चीज बना लेंगे जो कि उनकी पावर को इतना बढ़ा दे। इसी चीज पर ताकाहाशी कहने लगती है कि सबसे ज्यादा अजीब तुम हो क्योंकि तुमने एक मैग्नो गियर वाले पर्सन को हराया है। वो बता दे कि रोबोटिक बॉडी इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि इससे एक कंट्री को खत्म किया जा सकता है और यही काम मार्कस की कंपनी ने एक बार किया था। वैसे अभी ताकाहाशी बहुत चिंता
कर रही थी क्योंकि उसे लगा कि ये सिर्फ याकुजा गैंग तक ही होगी। लेकिन अब जब इसमें एक मैग्नो गियर वाला जुड़ चुका है, इसका मतलब ये बहुत ही ज्यादा सीरियस चीज है। हालांकि वेल्टोल उससे पूछता है कि तुम्हें क्यूब के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रही हो, जिस पर ताकाहाशी कहती है कि मेरे जिस क्लाइंट ने इस क्यूब को लाने को मुझे कहा था, उसे इसके अंदर से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी है। वो बताती है कि क्यूब असल में एक स्टोरेज डिवाइस है और वो बेल्टोल से कह रही थी कि अगर बेल्टोल चाहे तो इसके अंदर की इन्फॉर्मेशन वो लोग चेक कर सकते हैं, जिस वजह से अब वो क्यूब ओपनिंग डिवाइस निकालती है, जिसमें उस क्यूब को रखने के बाद उनके सामने एक डार्क स्क्रीन आ चुकी थी। पहले तो उसमें कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन फिर अपनी थोड़ी सी समझदारी की मदद से ताकाहाशी उस जानकारी को बाहर निकाल कर लाती है। लेकिन जानकारी के नाम पर वहाँ पर सिर्फ कुछ नाम लिखे हुए थे, जिनमें से किसी को भी ताकाहाशी नहीं जानती। हालांकि जब बेल्टोल उन नामों को देखता है तो वो पहचान जाता है क्योंकि ये वही इमोर्टल्स थे और इन्हें वो जानता था। लेकिन अभी तक ताकाहाशी बेल्टोल को ये चीज नहीं पता कि ये लिस्ट किस चीज के लिए बनाई गई है। इस वजह से ताकाहाशी अपने क्लाइंट को फोन लगाते हुए उससे ये चीज पूछती है, लेकिन उसका क्लाइंट कॉल नहीं उठा रहा था। इसलिए ताकाहाशी बेल्टोल से कहती है कि अगर हम इस चीज की जानकारी लेना चाहते हैं तो हमें उस क्लाइंट से पर्सनली जाकर मिलना होगा। बेल्टोल ने इस चीज पर हाँ कर दी थी, इसलिए अगले ही सीन में वो उस बिल्डिंग के बाहर पहुंच चुके थे। ताकाहाशी बताती है कि उन्हें यहाँ 13th फ्लोर पर जाना है, जिसके बाद वो यहाँ से आगे बढ़ना शुरू करते हैं। अब सामने वाला इतना इम्पोर्टेंट पर्सन है कि वो याकुजा जैसी गैंग से पंगा ले रहा है, तो उस बिल्डिंग में बहुत ज्यादा सिक्योरिटी तो होगी, लेकिन उस सिक्योरिटी को तोड़ते हुए ताकाहाशी बेल्टोल को वहाँ ऊपर की तरफ लेकर आ रही थी। ताकाहाशी इस चीज से खुद पर बहुत प्राउड फील कर रहा था क्योंकि उसे लगता है कि दुनिया में ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जिससे वो हैक नहीं कर सकती। हालांकि इसके बाद अब वो एलिवेटर में आ चुके थे, जहाँ चढ़ने के बाद जब ताकाहाशी 13th फ्लोर के बटन पर प्रेस करती है तो वेल्टोल कहने लगता है कि बटन वो प्रेस करना चाहिए। ताकाहाशी को इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर वो वेल्टोल से पूछते कि ये कैसे रिक्वेस्ट हुई। वेल्टोल कहता है कि उसे बटन दबाना है और यहाँ बटन की बात कर रहा था। अब वेल्टोल जब 13th फ्लोर की बटन दबाता है तो कुछ भी नहीं होता। यहाँ ताकाहाशी बताती है कि असल में 13th फ्लोर पर डायरेक्टली नहीं जाया जा सकता, इसके लिए उन्हें पहले 2nd फ्लोर पर जाना होगा, फिर वहाँ से 17th पर और फिर ऐसे फ्लोर चेंज करते हुए वो 13th फ्लोर पर पहुँच सकते हैं। ये पूरी चीज एक पैटर्न की तरह थी जिससे खुद ताकाहाशी के क्लाइंट ने बनाया है क्योंकि उसे ये चीज पसंद है। अब कुछ देर की मेहनत के बाद ये 13th फ्लोर पर पहुँचते हैं और आगे बढ़ते हैं। वेल्टोल आगे बढ़ रहा था, इस वजह से ताकाहाशी कहती है रुक जाओ, क्योंकि उसका जो क्लाइंट है उसे ट्रैप बिछाना भी बहुत पसंद है। इसका मतलब इस फ्लोर पर बहुत ज्यादा ट्रैप्स होंगे जिनमें से अगर वेल्टोल फंस गया तो फिर वो जान से ही जाएगा। वेल्टोल उसे थैंक्स कहता है इस चीज की इन्फॉर्मेशन देने के लिए, लेकिन वो बताता है कि फ्लोर पर कोई भी ट्रैप नहीं है। अभी वो सिर्फ एक कॉरिडोर की बात कर रहा था, अगर आगे ट्रैप आते हैं तो अभी मुझे चीज की इन्फॉर्मेशन नहीं है। ताकाहाशी हैरान थे कि वेल्टोल ने यहाँ आते हुए ये चीज कैसे पहचान ली, जिस पर वेल्टोल कहता है कि ये बहुत आसान है। असल में वेल्टोल 500 साल पहले डेंजन क्रिएशन जैसी चीज में माहिर था और डेंजन क्रिएशन के वक्त वो डेंजन के कितने सारे ट्रैप्स डालते होगा, इस चीज से ही हम समझ सकते हैं कि यहाँ के ट्रैप्स के बारे में उसे कैसे पता। वैसे अगर तुम ना समझते हो, बस इतना समझ लो कि इस फ्लोर पर बिल्कुल भी मैजिकल पावर नहीं है, जिस चीज से वो समझ चुका है कि यहाँ कोई ट्रैप नहीं है। फिर ट्रैप हुआ भी करता हो तो वो बंद हो चुका है। यही बताते हुए अब वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं। वो यहाँ उस कमरे के बाहर आ चुके थे जहाँ पर ताकाहाशी का वो क्लाइंट रहता है। हालांकि अभी यहाँ बेल बजाने के बाद भी जब कोई गेट नहीं खोलता तब ताकाहाशी नोटिस करते हैं कि गेट खुला हुआ है। इस तरह की लापरवाही ताकाहाशी का क्लाइंट कर ही नहीं सकता क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉन्शियसनेस आदमी है, वो हर चीज के बारे में पहले ही सोच कर रखता है। अभी इसी चीज से ये लोग आगे बढ़ते हैं। अंदर आने के लिए वेल्टोल कह रहा था कि हमें संभल कर बढ़ना होगा क्योंकि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो सकती है। ट्रैप्स वहाँ नहीं थे, लेकिन दूसरी गड़बड़ के बारे में वेल्टोल को पता नहीं है। आगे बढ़ने के बाद इन्हें वो ताकाहाशी का क्लाइंट मिल जाता है। अभी वो दूसरी साइड मुंह करके बैठा हुआ था। जब ताकाहाशी उसके पास पहुंचती है तो वो देखती है कि उसका क्लाइंट मारा जा चुका है। वहाँ पर सिर्फ उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। ये चीज बहुत डरा देने वाली थी। हालांकि वेल्टोल इस तरह की चीजों को देखकर नहीं डरता, वो तुरंत ही आगे जाकर उस बॉडी पर लगे घाव को देखने लगता है। एक कट उस क्लाइंट की गर्दन पर था और एक उसकी चेस्ट पर, इसी वजह से उसकी मौत हुई। लेकिन वेल्टोल ये देखकर ही पहचान चुका था कि ये आदमी कुछ दिनों पहले ही मारा जा चुका है। वैसे इसका चेहरा देखकर वेल्टोल को लग रहा था कि वेल्टोल ने उसे कहीं देखा है, लेकिन तब वो इस तरह के सूट बूट में नहीं था। ये चीज सुनकर ताकाहाशी कहते हैं कि हाँ ऐसा पॉसिबल है क्योंकि उसका क्लाइंट अक्सर बाहर घूमता रहता है, नॉर्मल कपड़े पहनकर या फिर इस तरह के कपड़े पहनकर जिन पर किसी को शक ना हो। वैसे भी वेल्टोल बोल रहा था कि ये चीज नॉर्मल है कि किसी ने इसको मारा क्योंकि इसके बहुत सारे दुश्मन होंगे, लेकिन वेल्टोल को ये सारी चीजें अभी उस क्यूब से कनेक्ट लग रही थी। वो कहता है कि इसने तुम्हें क्यूब लाने को कहा और इसी बीच इसे किसी ने खत्म किया। इसका मतलब सामने वाला ये चीज नहीं चाहता कि क्यूब की इन्फॉर्मेशन या फिर उस क्यूब में जो लिखा हुआ है वो क्यों लिखा है उस चीज की इन्फॉर्मेशन किसी और तक ना पहुंचे। वैसे देखा जाए तो अब ये लोग
कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ताकाहाशी का हैकर वाला दिमाग काम करना शुरू कर देता है। वो सोचते है कि इसका क्लाइंट इतनी बड़ी लापरवाही नहीं कर सकता, उसने जरूर कुछ न कुछ सबूत छोड़े होंगे, इसलिए वो उस कमरे को चेक करना शुरू कर देती है। वो ये चीज जानते थे कि यहाँ किसी ऑब्जेक्ट में उसे कुछ न कुछ मिल सकता है, क्योंकि अब यहाँ कुछ होता तो जिसने उसे क्लाइंट को मारा था वो उस चीज को आराम से चुरा लेता। इसलिए वो ऐसी जगह चेक कर रही थी जहाँ के बारे में कोई सोच नहीं सके। और इसी दौरान उसका हाथ एक ऐसे हिडन स्विच पर पड़ जाता है जिसकी वजह से वहाँ रखी टेबल में एक ड्रॉर निकल कर आती है जो कि पूरी तरह से छुपी हुई थी। उसके अंदर एक लैपटॉप रखा हुआ था। इस चीज से शायद उन्हें कुछ जवाब मिल जाते, इसलिए यहाँ वो उस लैपटॉप को ओपन करते हैं। लेकिन जैसे ही वो चालू होता है तो उन्हें उसमें बस बहुत सारी करप्ट फाइल्स देखने को मिलती हैं और यहाँ उन फाइल्स की गिनती बहुत ज्यादा थी। ताकाहाशी को ये चीज समझ में नहीं आती, लेकिन वेल्टोर ये चीज समझ चुका था कि जितनी भी फाइल्स है ये एक ऑर्डर में अरेंज की हुई है, जो कि देख कर नहीं लग रहा। लेकिन ताकाहाशी बात मानकर उस ऑर्डर में उन फाइल्स को वापस ही करने शुरू कर देती है। जैसे ही सारी फाइल्स हटती हैं तो यहाँ उनके सामने एक वीडियो क्लिप आ जाती है जिसमें ताकाहाशी का क्लाइंट खड़ा हुआ था। उसने ये वीडियो इसलिए रिकॉर्ड किया था जिससे कि वो बता सके कि आखिर वो सीक्रेट क्या है जिसकी वजह से कोई उसे खत्म कर सकता है। ताकाहाशी के क्लाइंट को ये चीज ऑलरेडी पता थी कि शायद कोई ना कोई उस पर हमला करेगा और वो हमले से नहीं बच सकता, इसलिए शायद किसी हमले में उसकी जान चली जाए। लेकिन वो इतने बड़े राज को अपने तक रखकर मरना नहीं चाहता, इसलिए वो इस लैपटॉप में इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा है जिससे किसी न किसी को ये चीज पता चल सके। वैसे इस आदमी को देखकर हम पहचान गए कि असल में वही आदमी है जिसने वेल्टोर को वहाँ कमर्शियली गिल्ड में जाने की सलाह दी थी जब वेल्टोर को काम चाहिए था। इसका मतलब ये आदमी अच्छा था। वैसे ही जितना अच्छा था उतना ही समझदार भी था। इसने बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल कर रखी थी। इसने जिस चीज के बारे में रिसर्च की थी उस प्रोजेक्ट का नाम था इमोर्टल फर्नेस प्रोजेक्ट। अभी इमोर्टल फर्नेस के बारे में हमें इस वीडियो में बात कर चुके थे। मतलब मकीना के पास जो एक पेपर था उसमें इमोर्टल फर्नेस लिखा हुआ था। यहाँ उस फर्नेस के बारे में डिटेल में बात की गई है। यहाँ वो क्लाइंट बताता है कि असल में जो सीक्रेट टावर है उसके नीचे एक सोर्स है जो कि वहाँ के रेडिएटर को पावर प्रोवाइड करता है, लेकिन उस चीज के लिए उस रेडिएटर को बहुत ज्यादा पावर की जरूरत है। लेकिन इतनी पावर के लिए उन्होंने 10 लाइन्स क्रिएट की हैं जिनसे वो पावर आती है, लेकिन अब उतनी पावर वो लोग कलेक्ट नहीं कर पा रहे और उसी पावर के लिए उन्होंने इमोर्टल फर्नेस का सहारा लिया था जो कि इमोर्टल्स को खत्म कर पावर उस रेडिएटर को प्रोवाइड कर सकती है। वैसे तो उसमें मोटर्स को भी डाला जा सकता है, लेकिन मोटर्स के अंदर अभी उतनी पावर नहीं होती जितनी इमोर्टल्स के पास होती है। वैसे देखा जाए तो शायद ये पूरा प्रोजेक्ट मार्कस के अंडर ही आता है। अभी उस क्लाइंट ने बताया था कि कुछ समय पहले जब इमोर्टल फर्नेस का प्रोजेक्ट शुरू किया गया तो उसे बिल्डिंग अप करने के लिए बहुत सारे मोटर्स का सहारा लिया गया था। ये सारे बेगर थे, इसलिए इन्होंने काम के लिए हाँ कर दी कुछ दिनों तक। जब तक काम चला जब तक सब ठीक था, लेकिन जैसे ही काम खत्म हुआ वो सारे लोग गायब हो गए। इसका मतलब उन्हें भी मारकर उस इमोर्टल फर्नेस के अंदर डाल दिया गया होगा। हालांकि इससे पहले ही चीज से मार्कस समझ चुका था कि मोर्टल उसके ज्यादा काम नहीं आने वाले क्योंकि उनके अंदर इतनी पावर नहीं। इसी वजह से फिर उसने वो इमोर्टल हंट नाम का प्रोजेक्ट शुरू किया जिससे लोगों को तो लगा कि शायद वो इमोर्टल्स को हंट कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने सपोर्ट किया। लेकिन असल में तब मार्कस इमोर्टल्स को कलेक्ट कर रहा था जिससे कि वो उनकी बॉडी की पावर का यूज कर सके इस इमोर्टल फर्नेस को चलाने के लिए। यहाँ पर जब वो सामने वाला क्लाइंट पहले उस सब्जेक्ट का नाम लेता है जिसे इमोर्टल फर्नेस शुरू करने के लिए यूज किया गया था तो वेल्टोर ये सुनकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो सब्जेक्ट असल में वेल्टोर का ही एक सबऑर्डिनेट था। वेल्टोर को इस चीज पर बहुत गुस्सा आता है। हालांकि अभी उस क्लाइंट की बात खत्म नहीं हुई थी। लोगों को इस चीज की असलियत के बारे में पता नहीं है क्योंकि लोगों को बस ये लगता है कि एक गन ढूंढ ली गई है जिससे किसी भी इमोर्टल को खत्म किया जा सकता है। लेकिन असल में वो सारी बात ये थी कि तब इमोर्टल को इस फर्नेस में डालकर खत्म किया जा सकता था। वैसे क्लाइंट आगे बताता है कि जब इमोर्टल फर्नेस के अंदर का फ्यूल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा तब सिटी का रेडिएटर बंद हो जाएगा। इसका मतलब जो सिटी का हार्ट है वही काम करना बंद कर देगा। देखा जाए तो एक चिंता की बात हो सकती है, लेकिन उस क्लाइंट की इस पूरे रिसर्च के पीछे ये कारण नहीं था। असल में ये है कि उसे ये चीज गलत लगी कि इनोसेंट इमोर्टल्स मारे जा रहे हैं और लोगों को इस चीज के बारे में भी पता नहीं। उन्हें बस इमोर्टल के खिलाफ भड़काया गया और कभी असलियत बताई नहीं गई। अब ये पूरी रिपोर्ट मतलब इस पूरी वीडियो को सुनने के बाद ताकाहाशी को बुरा लगता है क्योंकि इमोर्टल के साथ बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि अगर मैं किसी तरह से इस पूरी जानकारी को पब्लिक कर दूं तो अंत में मारी जाऊंगी और इससे होगा कुछ नहीं। हालांकि वेल्टोर कहने लगता है कि तुम्हें इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि डीमन लॉर्ड मतलब किंग ऑफ इमोर्टल्स मैं हूँ, इसलिए ये मेरी ड्यूटी है कि इस चीज के बारे में कुछ करूँ। हालांकि अभी यहाँ करना क्या है वेल्टोर ने इसके बारे में सोचा नहीं है। वो कहता है कि सबसे पहले हमें इस चीज की इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि इस आदमी के साथ हुआ क्या, जिससे कि हम इसे अच्छे से श्रद्धांजलि दे सकें क्योंकि एक भला आदमी था। वैसे अब जब ये वहाँ से जा रहे थे तो वेल्टोर मकीना को कॉन्टेक्ट करते हुए सारी बात बताने की कोशिश करता है, लेकिन मकीना रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। इस चीज से वेल्टोर को लगता है कि कहीं उसके साथ भी कुछ गड़बड़
तो नहीं होगी। और बस इसी डर के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। इसका अगला पार्ट हम तभी लाएंगे जब इस वीडियो पर अच्छा सपोर्ट आएगा, और कोशिश करेंगे अगर इस पर अच्छा सपोर्ट आया तो अगला पार्ट भी लॉन्ग वीडियो में ही हो।